नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी और मोदी चुनावों में मिले झटके से अभी पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार संविधान को बचाने का मुद्दा जिस तरह से चुनावों के केंद्र में रखा था, उससे बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, आप याद कीजिए। और इसी वजह से मोदी को 2 बैसाखियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी है। मोदी संसद में संविधान को माथे से लगाकर यह बताने की कोशिश कर चुके हैं, कह सकते हैं कि वे संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे भी बात बनती नहीं दिखाई दी। तो अब नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है और यह नोटिफिकेशन गैजेट में, द गैजेट ऑफ इंडिया, उसमें यह नोटिफिकेशन नोटिफाई करके 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। मोदी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए और कांग्रेस को कोसते हुए लिखा है कि देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक साबित करने की मोदी की यह कोशिश बताती है दोस्तों कि इस वक्त वो कितना लाचार महसूस कर रहे हैं। दरअसल 1 महीने पहले बनी एनडीए सरकार को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई और इससे पहले 28 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हेमंत सोरेन बाहर आ चुके हैं और अपना पद फिर से वो संभाल चुके हैं, लेकिन केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि अभी सीबीआई का मामला भी चल रहा है और वहां से भी जमानत उनको मिलना अभी बाकी है। लेकिन फिर भी इन 2 नेताओं को जमानत मिलना मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इन्हें गिरफ्तार करके बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहा था। लेकिन लोकसभा चुनावों के परिणामों से साबित हो गया है कि असल खेल किसके साथ हो गया है। इंडिया तो मजबूती से अब भी खड़ा है, लेकिन एनडीए में खेला होना शुरू हो गया है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह बात ममता बनर्जी कह रही हैं और उन्होंने यही बात कही है। ममता बनर्जी को आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही है। ममता बनर्जी दरअसल पहुंची हैं मुंबई, और मुंबई में वो पहुंची शादी में, अनंत अंबानी की शादी में, लेकिन उससे पहले उन्होंने चर्चा की मीडिया से भी और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इन दोनों के बीच इनकी जो बात हुई, उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। ऐसा क्यों कह रही कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है? कैसे स्टेबल है, आप समझाओ मेरे को। क्या नीतीश जी से या चंद्रबाबू नायडू से? नहीं, प्लीज मेहरबानी करके, हम किसी को खिलाफ में कुछ नहीं कहने चाहते। बेबार में भी नहीं, खिलाफ में भी नहीं। दीदी, इस बार खेला होगा क्या? खेला होगा क्या इस बार? खेला तो शुरू हो गया, चलते रहेगा। दीदी, आप यहाँ पर उद्धव जी से मुलाकात तो पूछ रहा है यहां पत्रकार कि क्या दीदी खेला होगा क्या इस बार। कह रही हैं ममता बनर्जी की खेला तो शुरू हो गया है। अब जरा ममता बनर्जी की ये बात भी सुन लीजिए कि वो किसके लिए प्रचार करेंगी और अपना आज ऐलान कर रही हैं कि मैं किसके लिए प्रचार करूंगी। सुनिए जरा। करेंगी क्या आपके लिस्ट में कांग्रेस का कोई ऐसा नेता जिससे आप मुलाकात करेंगी? क्योंकि कांग्रेस से काफी इधर में जब मुरली देवड़ा थे ना, हमारे साथ बहुत आपसे जान पहचान था, हम एमपी था पार्लियामेंट का, हम मीट करते थे, लेकिन अभी हम इधर में किसी को पहचानता नहीं है, तो इसी के लिए दिल्ली में जब जाते हैं मीट होता है, लेकिन इधर में तो ऐसा नहीं है। लेकिन इलेक्शन का टाइम में हम जरूर आएंगे, हम उद्धव जी के लिए कैंपेन करेंगे। तो साफ साफ कह रही हैं ममता बनर्जी की इलेक्शन के टाइम में हम जरूर इधर आएंगे, यानी महाराष्ट्र आएंगी और उद्धव जी के लिए प्रचार करेंगी। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के कई और नेता आज अंबानी परिवार के न्योते पर मुंबई पहुंचे हैं और वहीं उनकी ये मुलाकात हुई है। ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से मिली, उसके बाद शरद पवार से मिली और इसके बाद अखिलेश यादव से भी उनकी मुलाकात होनी है। और कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात, ममता बनर्जी की मुलाकात तेजस्वी यादव से भी होगा, यानी लालू परिवार से भी होगा। और इनके बीच किस तरह की राजनीतिक चर्चा होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। और इधर आज संविधान हत्या दिवस की घोषणा करके बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी जिस राजनीति की शुरुआत की है, उस पर मनोज झा ने क्या कुछ कहा है यह भी सुनना जरूरी है। मनोज झा ने भी अपनी बात रखी है, अगर सुना सकते हैं तो मनोज झा की बाइट को भी ले आइए कि क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। सुनिए।
मतलब मेरी पहला रिएक्शन, लुक हु इज टॉकिंग, कौन बोल रहे हैं ये बात, जिन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टैन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं आप? तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ, बोलिए गांधी हत्या दिवस, और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना। आईना सामना रखना चाहिए। चुनाव हार गए तो लगा करे संविधान के चक्कर में चुनाव हार गए। संविधान जिंदा दस्तावेज है, संकल्प कह लेते आप, सब साथ होते। अभी कुछ वर्ष पहले आपने विभाजन विभीषिका दिवस, कोई बोल भी नहीं रहे आप लोग। मतलब एक सरकार का काम क्या होता है, जनता के साथ मिल करके उस किताब की हिफाजत करना। हिफाजत आप नहीं कर पा रहे हैं, आप तो पन्नों को तार तार कर रहे हैं, स्याह बना रहे हैं संविधान को। लेकिन भारत की जनता ये आपके जुमलों में अब आने वाली नहीं है, आपको समझ चुकी है, आपकी राजनीति को समझ चुकी है। मेरा आग्रह होगा ये भी पता कर लीजिए किस किस ने माफ़ी मांगी थी इमरजेंसी में। बहुत कष्ट होगा आपको, आपके ही लोग थे, माफ़ी मांग रहे थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बाहर कर दीजिए, मैं उस पर्व में आपके साथ हूँ। नाम बताऊं कौन कौन लोग थे? दोहरा चरित्र नहीं चलता, चरित्र साफ कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा साफ कीजिए। तो मनोज झा को आप सुन रहे थे। मनोज झा ने हेमंत सोरेन समेत कई लोगों का उदाहरण देकर सरकार से जो सवाल पूछा है उसका जवाब देना मोदी के लिए कठिन होगा, मुश्किल होगा। 30 जनवरी को गांधी हत्या कहने में बीजेपी हिचकिचाएगी या नहीं, यह भी सामने आ ही जाएगा। बीजेपी नफरत की राह पर ही चल रही है और इधर राहुल गांधी ने आज फिर एक बड़ा मैसेज दे दिया है और वो भी बीजेपी के पक्ष में दिया है, स्मृति ईरानी के पक्ष में दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, राहुल गांधी ने एक बड़ा मैसेज ट्वीट के जरिए दिया है, वो भी स्मृति ईरानी के पक्ष में, और लिख रहे हैं राहुल गांधी की जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि ये अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और श्रीमती स्मृति ईरानी के प्रति बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। ये लिख रहे हैं राहुल गांधी। और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर जो अपनी बात रख रहे हैं कि आप किसी के अपमान करने से बचें, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने से बचें। तो स्मृति ईरानी या किसी भी अन्य नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें, यह अपील राहुल गांधी ने की है, क्योंकि अपमान कमजोरी की निशानी है, ताकत की निशानी नहीं है। राहुल गांधी लगातार अपना बड़प्पन और ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन जबकि दूसरी तरफ मोदी का कद उनके आसपास के सलाहकार कम करने के पर तुले हुए हैं। 3 बार के प्रधानमंत्री क्या कांग्रेस विरोध का एजेंडा लेकर और आगे बढ़ पाएंगे? आज इस पर चर्चा करेंगे और कांग्रेस विरोध के एजेंडे में कैसे फंस गए हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि जब महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में आज एमएलसी का चुनाव, और एमएलसी के 11 में से 9 जो सीटें हैं उसके रिजल्ट सामने आ चुके हैं, और 9 सीटों के अलावा बाकी 2 सीटों पर क्या कुछ हो रहा है वो सब भी हम जानेंगे। तो बहुत कुछ महाराष्ट्र से, और उसके अलावा राहुल गांधी का ये ट्वीट और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आज नोटिफिकेशन जारी किया है 25 जून, जी आप जानते हैं 25 जून जो है उस दिन 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने सिफारिश की थी और उस समय राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। अगर ऐसे देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर वहां कुछ भी इलीगल नहीं था, गैर कानूनी नहीं था, क्योंकि संविधान आपको इमरजेंसी लगाने की भी अनुमति देता है। लेकिन आज की तारीख में अब उसे संविधान हत्या दिवस आज 50 साल बाद कहने का मतलब क्या है, और इसके प्रति इस राह पर चलते हुए नरेंद्र मोदी किस एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहते हैं? संविधान क्या नरेंद्र मोदी को इतना चुभ गया है? क्या संविधान के नाम पर विपक्ष ने जो चुनाव लड़ा था वो इन्हें बार बार परेशान कर रहा है और इसीलिए अभी कांग्रेस विरोध के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं?
उधर महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी, उन सब पे चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी। सुनील शुक्ला जी का नाम जरा ठीक कर लीजिए। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास और आपसे जरा समझूं, संविधान हत्या दिवस की बात हम करेंगे, लेकिन अगर आपके पास सूचना हो जरा तो उधर महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है उसको जरा जरूर सामने रखिए और यहां से चर्चा की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में जैसा आपने बताया राजीव जी कि 9 नतीजे आ गए हैं 11 में से, और 9 नतीजों में कोई भी अप्रत्याशित नहीं हुआ है। तो अभी तक तो क्रॉस वोटिंग का कोई निशानदेही वहां से नहीं दिखाई दे रही। बाकी जो 2 सीटें जिसमें काउंटिंग जारी है उसका इंतजार करते हैं कि उसका नतीजा 8 बजे तक आ सकता है इसी प्रोग्राम के दौरान, और फिर देखते हैं कि वहाँ पे राजनीति क्या करवट लेती है महाराष्ट्र की। जहाँ तक संविधान का मामला है राजीव जी, बहुत ही जिसको कहा जाए कि एक सोच की झलक मिलती है। संविधान हत्या दिवस, ये नाम ही संविधान की भावना के विरुद्ध है। संविधान हत्या दिवस जिसके भी दिमाग की उपज है ये, उसके दिमाग में बेतहाशा हिंसा भरी हुई है। हत्या से बड़ा कोई हिंसक शब्द नहीं होगा शब्दकोश में। एक्सट्रीम वायलेंस है टू टर्मिनेट वंस लाइफ। और संविधान की हत्या, इमरजेंसी का हम सब विरोध किया। जब लोग माफिया लिख रहे थे तो भी लोगों ने विरोध किया। माफिया कौन लोग लिख रहे थे? आरएसएस के लोग लिख रहे थे। माफीनामा लिख के जेल से बाहर आ रहे थे, दस्तावेज है इसके। लेकिन इमरजेंसी संविधान के प्रोविजंस के अंतर्गत लगाई गई थी। धारा 253। अगर नरेंद्र मोदी उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं तो पार्लियामेंट में बिल ले आए, संविधान संशोधन बिल, और धारा 353 को हटा दें वहां से। इमरजेंसी पावर्स की धारा को हटा दें, क्योंकि वो इमरजेंसी तो संवैधानिक लगी थी। अब जो इमरजेंसी वो गैर संवैधानिक है, जिसमें मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जाता है, जिसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के घरों में ईडी भेजी जाती है, तमाम सारे जो पत्रकार हैं उनको बोलने की आज़ादी पर रोका जाता है, उनके खिलाफ पुलिस केस होते हैं। ये इमरजेंसी है। यूट्यूब के चैनल बंद किए जाते हैं, पत्रकारों को, छात्रों को, 11वीं क्लास की 12वीं क्लास की छात्रा को किसान आंदोलन के दौरान जो है वो जेल में डाल दिया था। तो बहुत से लोग सुझाव दे रहे हैं, जैसे अभी प्रोफेसर मनोज झा भी कह रहे थे कि क्या गांधी हत्या दिवस मनाया जाएगा। उनका एक तर्क है ये, लेकिन मेरे ख्याल से जब वो ऐसा कोई शब्द आएगा तो विरोध उसका मनोज झा भी करेंगे, विद्वान आदमी है वो जी। क्योंकि हत्या शब्द से बचना चाहिए। यही तो भारत के संविधान की भावना है। भारत का संविधान टॉलरेंस, सहिष्णुता सिखाता है, सद्भावना सिखाता है। तो हत्या शब्द ही जो है वो जिसने भी सोचा है उसके दिमाग में कितनी हिंसा भरी हम लोग सोच सकते हैं। दूसरी बात कि संविधान इतना परेशान कर रहा है, जैसा आपने शुरुआत में बताया जी। संविधान से चुनाव हार गए, अब संविधान को लेकर वही कर रहे हैं राजीव जी जो इन्होंने इंडिया गठबंधन के नाम के साथ किया, कि इंडिया नाम लेना बंद कर दिया, भारत का नाम भी इंडिया लेना बंद कर दिया। उसके बाद घरबंडिया, इंडी और क्या क्या उसके नए नए नाम ले आए। लेकिन इंडिया गठबंधन तो आपके छाती पर सवार हो गया सीटें लाकर,
और चुनाव अगर अनफेयर नहीं होता, चुनाव में अगर जो है वो लेवल प्ले फील्ड होती, तो इंडिया गठबंधन सत्ता में होता आज की तारीख में। जी। तो आप इंडिया गठबंधन को इंडी और घमंडिया कहकर रोक नहीं पाए। अब आपको लगा कि इंडिया गठबंधन संविधान को लेकर जो है राहुल गांधी संविधान की लाल जिल्द की किताब लेकर घूमते रहे, तो अब आपको संविधान कचोट रहा है, तो आप संविधान के दुश्मन बन गए। कितना गैर संवैधानिक है हत्या शब्द। सोचिए किसके दिमाग में आएगा ये, किसके दिमाग में हत्या शब्द घूमेगा, जिसके विचारों में हिंसा होगी। दूसरी बात कि राहुल गांधी, कमला हैरिस से बातचीत हुई है उनकी फोन पे, अमेरिका की उपराष्ट्रपति, और कमला हैरिस से जब राहुल गांधी की बात हुई होगी, ये बात बहुत उचित नहीं होगी कहना, लेकिन कहना चाहिए कि राहुल गांधी और कमला हैरिस की बातचीत के बीच में कोई और नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी भी उनसे बहुत अच्छी तरीके से खुद ही बात कर सकते हैं। ये फोन अगर किसी और के पास गया होता तो उसको दुभाषी की आवश्यकता पड़ती। कमला हैरिस से जब बातचीत हुई है तो इसका मतलब है कि वो लीडर अपोजिशन को मान्यता दे रही है, अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है उनको। तो ये आप राहुल गांधी को रोक नहीं पा रहे हैं, और कमला हैरिस का नाम चल रहा है। अगर जो बाइडेन मान जाएंगे, जिनके ऊपर दबाव बहुत बन रहा है, तो राष्ट्रपति की उम्मीदवार अमेरिका में कमला हैरिस ही होंगी। तो इसलिए मोदी साहब का जो पूरा ये तीसरे पारी में जो उनका पूरा विमर्श है वो गड़बड़ाया हुआ है। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह वो नई नई समस्याएं गढ़ रहे हैं। कोई थिंकिंग नहीं है। कोई चार लोग बैठे होंगे इस नाम को सोचने के प्रति के लिए कि संविधान हत्या दिवस नाम, क्या किसी ने भी नहीं सुझाया इनको कि भाई ये नाम जो है वो खुद ही गैर संवैधानिक है, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का पूरा जो विचारों का सिलसिला है वो बिल्कुल उसका तारतम्य टूट चुका है तीसरे पारी में। और उनको उम्मीद 303 का 300 पार और 400 पार का ख्वाब लिए हुए थे, और वो संभल नहीं पाया अभी तक उससे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बहुत सारी खबरें हैं आज दिन भर की। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, हालांकि अभी भी वो जेल में ही रहेंगे क्योंकि सीबीआई का मामला जो है वो भी अभी सामने चल रहा है और सीबीआई की गिरफ्त में है। अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, लेकिन सीबीआई ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाए। तो अरविंद केजरीवाल का मामला, उससे पहले उधर हेमंत सोरेन बाहर निकल चुके हैं, यानी 1 महीने के अंदर बीजेपी को 2-2 झटके लग चुके हैं कोर्ट से। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन ये झटके दे चुके हैं। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी झटके पे झटका दे रहे हैं और अलग अलग मुद्दों पे झटका दे रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे वो गुजरात की घटना हो। और उधर ममता बनर्जी जब पहुंचती हैं वहां मुंबई, तो वो ऐलानिया तौर पर कहती हैं, खुल के कहती हैं कि मैं चुनाव में आऊंगी और उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार करूंगी। उद्धव ठाकरे के लिए प्रचार करना मतलब महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार करना, यानी इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार करना। और इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ खड़ा है, डटा हुआ है, उसका ये प्रमाण दे रही हैं। कल से राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचेंगे, उसके बाद और क्या कुछ होगा उस पर निगाहें टिकी हुई हैं। एमएलसी का चुनाव 11 सीटें, 11 में से 9 सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं और अभी 2 सीटों के रिजल्ट आना बाकी है। और जैसे पहले अभी तक जिस ढंग से था उसी ढंग से हो रहा है, और उसमें लगभग 8 सीटें या 9 सीटें कही जा रही थी कि एनडीए के खाते में जा सकती हैं, और वो दिखाई दे रही हैं क्योंकि एनडीए के पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, 203 विधायक हैं। अब रिजल्ट जैसे सामने आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इन सब के बीच जरा जल्दी से आना चाहता हूं पहले डॉक्टर दीपक पाचपुर जी के पास, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। दीपक जी, मुंबई से और क्या कुछ खबरें हैं? महाराष्ट्र की राजनीति कितना असरकारी हो सकती है आने वाले चुनाव में, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज का जो रिजल्ट है और आज के घटनाक्रम में ममता बनर्जी का वहां रहना, मीडिया से बात करना, इन सबको अगर जोड़ के देखा जाए तो अब वहां की सियासत और वहां से दिल्ली की सियासत पर कितना असर पड़ता
हुआ दिखाई देता है? राजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब देखिए जो भी नतीजे निकले, हो सकता है कि जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि क्रॉस वोटिंग होगी, और जो जिसको फ्राइडे मैन के नाम से कहा जा रहा था, मिलिंद नार्वेकर, जो उद्धव ठाकरे के खासम खास रहे हैं, उनके सचिव रहे हैं और उनके सभी अन्य दलों में भी बहुत अच्छे संपर्क रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि ऐसा हुआ, सब कुछ स्मूथ हुआ और मिलिंद नार्वेकर जो 12वें उम्मीदवार हैं वो अगर न भी जीत पाए, तो भी एक बात तो सामने आ गई है कि एनडीए जो है वो घबराया हुआ है। अगर घबराया हुआ नहीं रहता, उसे अपने दल के अंदर अपने सहयोगियों के टूट-फूट की या क्रॉस वोटिंग की उन्हें अगर डर नहीं रहता, तो इस प्रकार से बाड़ेबंदी नहीं हुई रहती जैसे कि पिछली रात को हुई है। उन्होंने अपने तमाम, चाहे वो अजित पवार गुट के जो उनके जो विधायक हैं, उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट के जो हैं, इन सबको बंद करके रखना पड़ा। इसका मतलब ये है कि वो मान के चल रहे हैं कि हमारे ये जो दो सहयोगी हैं ये कभी भी टूट सकते हैं। अब मुझे लगता है, चलिए मान लिए कि 11 के 11 लोग जो अपेक्षित हैं वो आ जाते हैं, कोई अप्रत्याशित नतीजा नहीं निकलता। ऐसा कहा जा रहा है कि मिलिंद नार्वेकर के पास जो है 17 वोट ही कंफर्म हो रहे हैं और वो शायद 23 वोट ना पा सके, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो भी जितना इंडिया से डर लगना था एनडीए को, वो डर जो है वो सामने आ चुका है। इसका मतलब ये है कि विधानसभा में जब जाएगा चुनाव के लिए एनडीए, तो संगठित और एकजुट चेहरे के साथ नहीं जा रहा है। ये बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है। विधान परिषद के दीपक जी आपको बता दूं, मिलिंद नार्वेकर को 22 वोट मिल चुके हैं, उनको 1 वोट की दरकार है। और लेकिन जो शेतकारी ग्रुप वाले हैं उनको ज्यादा वोट, 12 वोट मिले हैं, उनके वोट कम हो गए। जी, अच्छा, अगर ये खबर है तो ठीक है। इसका मतलब है कि क्रॉस, अब ये देखना पड़ेगा, जब फाइनल टैली आने के बाद देखना पड़ेगा कि क्रॉस वोटिंग की स्थिति क्या रही, कितने क्रॉस वोटिंग हुए, क्या हुए, ये देखने के बाद स्थिति हुई। लेकिन मैं तो ये मान के, मैं हाइपोथेटिकल ये मान के चल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल का मतलब एक अनुमान से कि ठीक है, मिलिंद नार्वेकर मान लीजिए कि हार भी गए और उसके बाद जो है संगठित चेहरा तो एनडीए के पास महाराष्ट्र में नहीं बचा है। ये बात तो बहुत स्पष्ट होकर सामने आ गई। अगर आप ये जो बता रहे हैं कि 22 वोट तक पहुंच गए मिलिंद नार्वेकर, तो इसका मतलब है कि जो हम सोच रहे थे, जो हम कह रहे थे कि एनडीए में फूट हो सकती है, तो वो नजर आ रही है। हो सकता है कि फिलहाल ये दरार है, लेकिन जब चुनाव की घोषणा होगी, विधानसभा के चुनावों की घोषणा होगी, तो एनडीए को अपना कुनबा संभालना, अपना कुनबा में मुख्य रूप से अजित पवार और ये जो गुट है, इसको संभालना एनडीए के लिए खासा मुश्किल हो जाएगा। तो चुनौती जो है वो आज शाम को ही नजर आ गई है। दूसरी बात यह है कि जो ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से बताया और उन्होंने बहुत साफ कहा कि मैं उद्धव ठाकरे से जो है वो उनके चुनाव के लिए आऊंगी, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है राजू जी। ममता बनर्जी का पार्टिसिपेशन लगभग उन राज्यों में जरूर होता है, जैसे आपको याद होगा कि वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार करने आई थी, क्योंकि वहां पर जिन सीटों पर किसान लड़ रहे थे वहां भी गई थी वो। कारण यह था कि किसानों के समर्थन में ममता बनर्जी ने बयान दिया था, तो उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए, उसके प्रतिसाद देने के लिए तो ममता बनर्जी आएंगी अगर, तो इसका मतलब है कि बड़ी बात हो गई। ये बात नहीं है कि वहां कोई बहुत बड़ा बंगाली वैसा बहुत बड़ा चंक हो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, उसको पूरा पलट देंगे, ये बात नहीं है। लेकिन एक नैतिक समर्थन देने के लिए, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी अभी भी वैसे ही एकजुट है। और उन्होंने बताया कि मैं शरद पवार से भी उनकी मुलाकात, उसके बाद अखिलेश से मुलाकात, ये सारी बातें जो है बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो किसी भी प्रकार से उस पर टूट फूट नहीं है और संगठित चेहरे के साथ वो आज भी खड़ा है। एक दूसरी बात जो मैं इसके बारे में बात करना चाहता था राजू जी, कि इन्होंने जो संविधान हत्या दिवस मनाने का जो अर्थ है, इसका मतलब ये है कि जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि उनके दिमाग में केवल हिंसा है, जिन्होंने इस शब्द को सोचा है। सोचना ये चाहिए कि अगर संविधान की हत्या हो ही गई थी, हत्या का मतलब है कि वो व्यक्ति खत्म हो गया या वो वस्तु खत्म हो गई, तो फिर संविधान जिंदा कैसे रहा? स्वयं मोदी जी किस प्रकार से आप प्रधानमंत्री बन गए, आपको सोचना पड़ेगा। अगर संविधान की हत्या को आपने इतना बड़ा इस देश ने माना था कि बहुत बड़ा देश ने नुकसान पाया है, तो 1980 में वापस कैसे इंदिरा गांधी फिर से आ गई? उसके बाद राजीव गांधी उसी परिवार के थे, वो कैसे जीतते गए? फिर कांग्रेस की 2-2 बार सरकारें बनी। अगर लोकतंत्र और संविधान विरोधी के लिए आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं कांग्रेस को, हालांकि मूल उद्देश्य उसका जो है मोदी जी का या इस सरकार का या जिसने भी इस शब्द को चुना है कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, तो वो कांग्रेस के साथ साथ
इस गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करना चाहता है। लेकिन इतिहास जो है वो आपकी इस मानसिकता के साथ बिल्कुल नहीं है इस समय जो है, बल्कि लोकतंत्र जो है वो ऐसा लग रहा है कि उसको ही बचाने के लिए कांग्रेस वापस खड़ी हुई है। और कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को कभी नहीं मान सकेगा कि लोकतंत्र या संविधान की हत्या जो है वो कांग्रेस करेगी। जिस कांग्रेस ने इस संविधान को बनाया, जिसने औपनिवेशिक दास्ता से बाहर निकालकर देश को लोकतंत्र दिया, वो लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से करेंगे? हम कुछ नहीं कह सकते। ये जनता के अपने सोचने का विषय है कि इस शब्द से कितना प्रभावित होते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले इसी मानसिकता से निकला एक और दिवस मनाया गया, वो था विभाजन विभीषिका दिवस। वो विभाजन विभीषिका दिवस कहाँ है उसका पता ही नहीं चल रहा है। एक साल के अंदर अंदर वो दिवस है वो हवा हो गया है, उसके बारे में कोई न सोच रहा है न कोई बात कर रहा है। आप 70-75 साल पहले की बातें करेंगे तो उसको जो 50 साल पहले की बातें करेंगे तो वो लोगों के न तो स्मृति में है, उसके अलावा परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हैं कि अब कोई उन चीजों को वो ध्यान भी नहीं करता, आपसे प्रभावित भी नहीं होता। लेकिन ये बता रहा है कि आप किस प्रकार की मानसिकता के तहत आप जी रहे हैं। ये वही मानसिकता का दोनों मानसिकता के उदाहरण आज ही हमको देखने को मिल रहे हैं। एक मानसिकता है कि आप संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर रहे हैं, बाकायदे उसको गजट में ला रहे हैं। कैसी बात है, मतलब देखिए कितनी विचित्र बात है कि आप गजट में ला के क्या करना चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं कि देखिए हम इतने पावरफुल हैं कि हम आपके खिलाफ एक वातावरण बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके ठीक विपरीत कितनी सकारात्मक पहल है, वो सकारात्मक पहल जो है वो राहुल गांधी ने की है। स्मृति ईरानी के बारे में उन्होंने जो कहा है कि उनके बारे में अपमानजनक बातें मत कीजिए, ये डिफरेंस जो है लोगों के ध्यान में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय जी। धनंजय जी आपका स्वागत करता हूं और चलेंगे सुनील शुक्ला जी के पास, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने इसी संविधान हत्या दिवस पर एक ट्वीट किया है। ज़रा उस ट्वीट को दिखाइए। और ट्वीट पे एक लंबा ट्वीट है और जिसमें लिख रहे हैं 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस व लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। भाजपा बताए कि मणिपुर में नारी के मान अपमान हत्या दिवस, फिर उसके बाद ये लंबी हाथरस की बात उन्होंने कही है। लखीमपुर में किसान हत्या दिवस, फिर कानपुर देहात में माँ बेटी हत्या दिवस, 3 काले कानूनों से कृषि हत्या दिवस, पेपर लीक मामला, अग्निवीर मामला, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, फिर नोटबंदी, जीएसटी, यश भारती जैसे पुरस्कार बंद करते हुए हुनर सम्मान हत्या दिवस, ऐसे तमाम जनसंख्या, फिर सरकारी नौकरी, पुरानी पेंशन में हत्या दिवस, संदेहास्पद हो गए ईवीएम न हटाकर बैलेट पेपर हत्या दिवस जैसे भाजपा राज में आए अनेक काले दिनों के लिए कौन सी तिथि चुनी जाए, ये पूछ रहे हैं अखिलेश यादव साफ साफ कि इतने तमाम मामले हैं जहां कहीं ना कहीं आप इन मामलों की हत्या आपने की है, तो कौन से दिवस, कौन सी तिथि इन सब मामलों के लिए चुनी जाए और कैसे उस दिवस को मनाया जाए। यानी एक पलटवार है और ये अखिलेश यादव की तरफ से पलटवार है और ऐसे ही तमाम नेता पलटवार कर रहे हैं। तो आप ये चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? हम 2-3 मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये मामला भी है क्योंकि 25 जून 1975 को देश पर जो इमरजेंसी लगाई गई थी देश में, उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिनकी कैबिनेट ने इमरजेंसी की सिफारिश की थी, राष्ट्रपति ने उसको स्वीकार किया था, उसके बाद इमरजेंसी लगी थी। लेकिन 1977 में जब चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है और 1977 का चुनाव भी होता है, इमरजेंसी को हटाया जाता है। फिर उसके बाद 1980 में फिर से चुनाव होता है जहां इंदिरा गांधी फुल मैंडेट के साथ ही नहीं आती हैं बल्कि 353 सीटों के साथ जीत कर आती हैं। जी हां, 353 सीटों के साथ, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फिर 413 सीटों के साथ या 410 सीटों के साथ जीत के आते हैं कांग्रेस के तमाम नेता। तो कांग्रेस ऐसे ऊपर आती है, उभर के आती है और वो मामला, उस मामले को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता इसकी भर्त्सना भी कर चुके हैं, माफी भी मांग चुके हैं। लेकिन अब
हत्या वाली बात यहां रख के संविधान हत्या दिवस, क्या संविधान का मामला इतनी दूर तक जा चुका है? क्या संविधान शब्द अंदर तक छेद कर चुका है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को? यह समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है जरा सुन लेते हैं, फिर सीधे सुनील शुक्ला जी के पास उनके कमेंट के लिए आते हैं। सुनिए जरा। क्यों पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस दौर की ये बात कर रहे हैं उस दौर में भी संविधान स्थगित हुआ था, 19 महीने के लिए स्थगित हुआ था। लेकिन जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की। कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। यह होता है संविधान की हत्या करना। कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है संविधान की हत्या करना। लोगों की पार्टियों को तोड़ देते हो, खरीद फरोख्त करते हो विधायकों की, और आप संविधान हत्या दिवस मनाओगे। यह तो वो हुआ कि विजय माल्या और नीरव मोदी बैंक दिवालिया दिवस मनाएंगे। इसलिए अब आप समझ लीजिए कि सरकारें नाटक नौटंकी से नहीं चलती। नाटक नौटंकी से तो अब राजनीति भी नहीं चल सकती। लोग जागरूक हैं। नाटक नौटंकी बंद कीजिए, पेपर लीक रोकिए, नौकरियों की व्यवस्था करिए, आटे दाल के दामों पर काबू करिए, सरकार चलाने की कुछ शिक्षा लीजिए और काम कीजिए। नाटक नहीं चलेगा। जय संविधान, जय बाबा साहब अंबेडकर। तो सुनील शुक्ला जी, क्या ये संविधान का मामला जो है, संविधान शब्द अंदर तक छेद कर चुका है और इसलिए परेशान है बीजेपी अब संविधान हत्या दिवस 25 जून को साबित करके? और आप याद कीजिए कि अभी जब 24 जून से जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, तब भी सदन के अंदर खड़े होकर मौन धारण ही नहीं, इसकी भर्त्सना भी की गई थी, यानी जो इमरजेंसी की। और यानी साफ साफ यहाँ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संविधान शब्द को अपनी तरफ, यानी संविधान के हम बहुत बड़े रक्षक हैं, ये बताने की कोशिश कर रही है। और सरकार को, मोदी जी को ये पता चल गया है, उनकी पार्टी को पता चल गया है कि संविधान का मामला जो है वह बहुत दूर तक गया है। क्या ऐसा माना जाए? धन्यवाद राजीव जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान खतरे में है का नारा बहुत नीचे तक पहुंचा हुआ है, आम व्यक्तियों तक पहुंचा हुआ है। और ये अनायास नहीं है कि केवल नारा लगा देने से लोग उसको सुनने लगे। लोगों ने पिछले 10 साल की घटनाओं को देखा है। अगर चुनी हुई सरकारों को आप गिरा देंगे, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आप जेल भेज देंगे, राजनीतिक दलों के खातों को आप सीज कर देंगे, उनकी गतिविधियों को आप चलने नहीं देंगे, विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ आप जांच करके नाम पर उनका उत्पीड़न करेंगे, तो क्यों नहीं जाएगा? लोगों के बीच में ये नरेशन क्यों नहीं जाएगा? अगर आप पिछले 2019 से लेकर 24 तक आप उपाध्यक्ष पद का चयन नहीं करेंगे, निर्वाचन नहीं करेंगे लोकसभा में, तो संविधान कहते किसको? आप अगर लोगों की, और क्या इस देश के लोग नहीं देख रहे हैं कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर किस तरह के हमले हो रहे हैं? आपको नारा लगाने का पूरा हक है। अगर यह सरकार संविधान की मंशा के अनुरूप चलती, संविधान की मर्यादाओं का पालन करती, संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण करती, निश्चित रूप से आपके नारे को लोग स्वीकार कर लेते। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं।
श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसी देश से इमरजेंसी लगाने के लिए माफी मांगी। कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी कुछ नहीं कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो 11 राज्य सरकारों को गिराया दल बदल करवा करके, उसके लिए माफी मांगी क्या? उसके लिए कहा क्या कि नहीं ये अनैतिक था? वो तो उसके पक्ष में खड़ी है, उसके तर्क दे रही है वो। अगर भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक मान्यताओं और परंपराओं, कानूनी स्थिति भले न हो, लेकिन परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद को अगर प्रोटेम स्पीकर बनाने के लिए तैयार नहीं होती, वहां भी उसको राजनीति नजर आती है, तो कौन मान लेगा कि आप संविधान के प्रति बहुत ही जागरूक हैं? अगर संविधान के द्वारा जो संरक्षण मिला हुआ है अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, अगर उन संरक्षणों को, उन अधिकारों को उनके जीवन में लागू होते हुए लोग नहीं देखेंगे, तो कैसे मान जाएंगे कि आप संविधान के बड़े भारी पोषक हैं? माने इमरजेंसी के खिलाफ नारा लगा करके थोड़े आप इस बात को साबित कर सकते हैं कि आप संविधान के पोषक हैं। 50 साल पहले की जो घटना, और आपने सही कहा कि 50 साल पहले घटना घटी, 1977 का चुनाव कांग्रेस हारी, 1980 में जीत गई, 3 साल के बाद ही जीती जी, और प्रचंड बहुमत से जीती। फिर 84 में प्रचंड बहुमत से जीती। आगे आने के बाद फिर उसकी सरकारें बनी 2004 में, 2014 में, 2009 में। सवाल है ना कि लगातार अगर ये मानते हैं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को स्वीकार किया या नहीं किया, तो लोगों ने स्वीकार किया, 4-4, 5-5 चुनाव में स्वीकार किया, विभिन्न राज्यों में उनकी सरकार बनवाई। तो अगर जनता के ही अदालत में किसी बात का फैसला होना है, तो यह तो लग रहा है, ये तो साफ साफ है कि लोग कांग्रेस की उस गलती को या तो भूल चुके हैं या उसको माफ कर दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संवैधानिक उल्लंघन है वो तो सामने है, और उसका परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है कि 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद जो अपराजीय भारतीय जनता पार्टी या मोदी मैजिक की बात कही जा रही थी, वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 200-400 पार का नारा लगाने वाली पार्टी 240 में सिमट गई, बहुमत भी नहीं प्राप्त कर पाई, जोड़ तोड़ के सहारे सरकार चल रही है। तो आप आलोचना करके अपनी विफलताओं को छिपा नहीं सकते। अगर आप ये कहते, अगर आप निश्चित रूप से आपको लोग स्वीकार कर लेते, बशर्ते जिन बातों के लिए आप नारा लगा रहे हैं वो आप करते हुए दिखाई पड़ते। अब नारे से बात तो चलनी नहीं है, क्योंकि 10 साल तक लोगों ने आपके शासन व्यवस्था को देखा, आपकी राजनीतिक शैली को देखा है। और अगर उस राजनीतिक शैली में इस देश के लोगों को यह नहीं लगता कि संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति कोई आपके प्रतिबद्धता है, तो यह गजट नोटिफिकेशन से आपको कुछ हासिल नहीं कर सकते आप। हाँ, अपने मतदाता जो आपका समर्थक है, हो सकता है कि उससे खुश हो रहा होगा, आपके भी भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थकों का एक वर्ग है, लेकिन सामान्य जनता, आम व्यक्तियों के, जन सामान्य के लोग इस तरह से या इस तरह के नोटिफिकेशन से प्रभावित हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि 10 सालों में इस सरकार, अब आपको यह बताना पड़ेगा कि हमने किया क्या है। अब विपक्षी दलों को, पूर्ववर्ती सरकारों को, पूर्व प्रधानमंत्रियों की आलोचना करके आप लोगों का समर्थन और सहानुभूति हासिल नहीं कर सकते। अब आपके सामने अब अतीत का जो शिकायतें थी वह दौर खत्म हो चुका। 2014 में उसका पूरा मूल्यांकन लोगों ने कर दिया और आपको सत्ता सौंप दी। लेकिन 2024 में केवल आलोचनाओं के भरोसे आप नहीं काम चला सकते। अब यह बात स्वीकार नहीं होगी लोगों को। और ये संविधान बचाओ का जो नारा है, इस नारे ने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नैरेटिव हैं सबको ध्वस्त कर दिया। जितने भी नैरेटिव हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का नारा हो, चाहे वो बहुसंख्यकवाद का नारा हो, चाहे वो हिंदुत्व का नारा हो, चाहे वो ध्रुवीकरण की कोशिशें हो, चाहे मंदिर निर्माण का विषय हो, जितनी भी चीजें हैं उसको इस संविधान के नारे ने ध्वस्त कर दिया। वो लोगों को लगने लगा कि जो कुछ भी हमको अपने जीवन में मिला है, जो चीजें हमारे देश के नायकों ने हमको सौंपा है, वो संविधान के सहारे ही हासिल हो सकता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जो संविधान के प्रति सम्मान नहीं रखेगा, वह कम से कम उस सपने से दूर होता चला जाएगा जो हमारे राष्ट्र के नायकों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने, जन नेताओं ने जिस सपने को देखा। भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से लोगों को बहुत निराश की। एक सबसे बड़ा सवाल लोगों ने देखा कि व्यक्तिगत आजादी का कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत आजादी के प्रति ये सरकार उतनी ही हमलावर है जिसके लिए इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। संविधान के में जो लोगों की व्यक्तिगत आजादी के सुरक्षा के उपाय दिए गए हैं, उसके प्रति कोई सम्मान नहीं है। असहमति के लिए कोई सम्मान नहीं है। आलोचना आप सुनना नहीं चाहते हैं।
जी। विरोध आप माने अगर आप ये नारा लगाएंगे कि विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त संसद, और उसके बाद आप कहें कि आप संसद के संविधान की मर्यादा का ही पालन कर रहे हैं, कौन सा संवैधानिक मर्यादा है जो विपक्ष के अस्तित्व से इनकार करता हो, विपक्ष से सहमति बनाने की कोशिश न करता हो, संवाद न कायम करने का प्रयास करता हो, या अपने से असहमत लोगों को स्थान देने के लिए, जगह देने के लिए तैयार ना हो। आप किसी राजनीतिक दल को अपने से असहमत या अपने खिलाफ खड़े हुए राजनीतिक दलों को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे और आप संविधान के समर्थक भी कहे जाएंगे, वो भी लेगेसी आप के पास जाएगी। जिन लोगों ने आपातकाल का क्या विरोध किया, उसके खिलाफ संघर्ष किए, उसके लिए जेलों में गए, वह लेगेसी उनके पास जाएगी कि आपके पास चली जाएगी? जी। जो आपका पूरा दल, आपके सहयोगी संगठन, आपका अनुसांगिक संगठन आपातकाल के खिलाफ कितना लड़ता हुआ दिखाई पड़ा। संघ के बारे में क्या कहा जाता है कि आप क्षमा याचना की गई और समर्थन किया गया आपातकाल का, और जिन लोगों ने अपनी आजादी खत्म की, जेल गए, उस लेगेसी को छीन करके आप अपने पास ले जाना चाहते हैं, कैसे से ले जाएगी? तो न तो आप जिस आपातकाल का आप विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ आप लड़ते हुए उस दौर में दिखाई पड़े, और न ही आज संविधान के मान्यताओं, परंपराओं और प्राविधानों के अनुकूल आपका राजनीतिक आचरण है। तो फिर आपातकाल के विरोध का जो की लेगेसी है वो आपके पास कैसे जा सकती है, और इस देश की जनता कैसे स्वीकार कर लेगी? अगर आप अपने 10 साल के शासन में यह दिखाए होते, लोगों को ये लगता, या जहां भी आपके शासन के राज्य सरकारें चल रही हैं वहां ये लोग महसूस करते कि संविधान की मान्यताओं के अनुकूल ये सरकार चलती है, ये पार्टी चलती है, इसके नेता चलते हैं, आपका नारा बुलंद हो जाता है। लेकिन वो हुआ नहीं। तो उन लोगों का जो संविधान बचाओ का नारा है वो आपके खिलाफ बढ़ता चला गया, क्योंकि लोगों ने आपके माध्यम से संविधान को खंडित, तोड़े मरोड़े जाने की घटनाएं देखी। बिना बहस के, बिना चर्चा के आपने कृषि कानूनों को लागू किया। 1 साल तक आपने मजबूर किया इस देश के किसानों को सड़क पर रहने के लिए। किस संविधान की मर्यादा का पालन कर रहे थे आप? आज मणिपुर की घटनाओं को लेकर के क्या इस देश के लोग नहीं देख रहे हैं? कौन सी संवैधानिक मर्यादा है? क्या यह संविधान का पालन है? लोगों के अधिकारों का, लोगों के संवैधानिक अधिकारों को, लोगों के जीवन का अधिकार का, लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार का यह संरक्षण है? और अगर नहीं है तो आपके द्वारा लगाए जा रहे संविधान हत्या दिवस का कौन आपके ऊपर विश्वास कर लेगा, और क्यों कर लेगा? अगर आप व्यक्तिगत आजादी के समर्थक नहीं हैं, संवैधानिक प्राविधानों के अनुकूल आपका राजनीतिक आचरण नहीं है, अगर आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप असहमति के अनुसार अपने आप को संशोधित करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई आपको संविधान का पोषक नहीं मान सकता। जिन लोगों को संविधान से ताकतें मिली हैं, अगर आप उनके पक्ष में नहीं खड़े हैं, आप निजीकरण को प्रोत्साहित करेंगे, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को समाप्त कर देंगे, और आप आरक्षण के भी समर्थक मान लिए जाएंगे। कैसे मान लिए जाएंगे? आप अपने पूरे इतिहास में आपने किसी दलित व्यक्ति को न मुख्यमंत्री बनाया किसी राज्य में, और न कोई जिम्मेदारी का पद दिया, और आप भी उनके नेता ही मान लिए जाएंगे, उनके आप आरक्षण के समर्थक भी आप मान लिए जाएंगे, उनको प्रोत्साहित करने वाले आप मान लिए जाएंगे। तो नारे लगाने से काम नहीं चलने वाला है। अब केवल आप वह समय खत्म हो गया कि विपक्षियों की आलोचना करके आप अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रख सकते हैं। अब आपकी राजनीतिक ताकत जो आपको 2014 में मिली थी वो तभी बहाल हो सकती है जब आप अपने उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। और अगर आप उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, अगर आपके पास वह अपने पक्ष में तर्क नहीं है, तो फिर नारे लगा करके आप अपने जन समर्थन को बहाल नहीं रख सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन संविधान और संविधान हत्या दिवस मनाने का नोटिफिकेशन, गैजेट जारी करना, और इसके क्या मायने हैं, इसकी चर्चा हम साथ साथ कर रहे हैं। चर्चा उधर महाराष्ट्र में जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं उसकी भी कर रहे हैं। 11 सीटों के लिए वोटिंग हुई महाराष्ट्र में। एमएलसी के चुनाव, एमएलसी का जो चुनाव है इसमें खासकर जो सत्ता पक्ष है पहली बार वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके जो विधायक हैं वो कहीं टूट न जाएं। उसी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हमारे साथी धनंजय जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ खबरें हैं धनंजय जी, ये बताइए, और इसका क्या असर पड़ता हुआ अब आगे की राजनीति पे दिखाई देता है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही। जी जी, तो अब तक पूरा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन यह है कि महायुति को सभी सीटों पर जीत मिली है।
और मुकाबला जो चल रहा महाविकास आघाड़ी के मिलिंद नार्वेकर और जो जयंत पाटिल थे उनके बीच, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो बहरहाल ये जो समझा जा रहा था कि क्या दोहराया जाएगा 2 साल पहले वाली घटना, वो नहीं हुआ है और सरकार जो है सुरक्षित है। लेकिन एक बात यह है कि कांग्रेस में जो ये फूट हुई है, कांग्रेस के लोग जो इधर से उधर क्रॉस वोटिंग किए हैं, तो इसका क्या है परिणाम, वो अभी आना बाकी है। उस पर क्या कह रहे हैं नेतागण, क्या कह रहे हैं, क्यों हुआ है, क्या अब उनके खिलाफ भी नोटिस था ईडी सीबीआई का या कहीं वो भी घेरे में थे, ये भी पता चलेगा अभी बाद में। अभी थोड़ी देर के बाद खबर आ जाएगी पूरी डिटेल। लेकिन जो हुआ है उसमें कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी को थोड़ी जो है चिंता है, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने ही 1 सीट ज्यादा दी थी। अगर उन लोगों को जितनी सीटें थी, जितने वोट थे, उस हिसाब से उन्होंने खड़ा किया था अपना उम्मीदवार। तो क्रॉस वोटिंग का इंतजार तो कर रहे थे महाविकास आघाड़ी वाले लोग कि क्रॉस वोटिंग से कहीं बात बन न जाए, वो नहीं बनी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये जो अभी जो सरकार आने वाली सरकार है, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि तो अक्टूबर में जो चुनाव होंगे वो चुनाव इस परिणाम के अनुसार होंगे और महाविकास आघाड़ी को झटका लगेगा। क्योंकि अगले चुनाव में ये तो विधायकों का चुनाव, विधायकों ने चुना है, आम आदमी ने नहीं चुना है। तो विधायक तो किस तरह से मूव कर रहे हैं वो हम लोगों ने 2 साल पहले भी देखा कि विधायकों ने किस तरह से किया, अजित पवार के समय देखा कि विधायकों ने किस तरह से किया। मुझे लगता है, एक और लगता है कि महाविकास आघाड़ी के लोगों ने उस तरह से प्रयास भी नहीं किया, जो साम दाम दंड भेद होता है जो आमतौर पर सत्ता पक्ष इस्तेमाल करता है, वो नहीं किया इन लोगों ने कि जिसको जो मर्जी है करो। कांग्रेस ने अगर उस तरह से किया होता तो शायद वो होता, लेकिन कांग्रेस के लिए ये चिंता का सबब है कि उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किस आधार पर की, क्यों की। ये बाकी जो दूसरी तरफ अगर जाए हम वहां शादी को लेकर के, तो शादी को लेकर के बड़ा घटाटोप चल रहा है यहाँ पे। हालांकि अक्षय कुमार के लिए कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार नहीं पहुंचे, उनको कोरोना हो गया है। बाकी सारे जो फिल्म स्टार हैं वो पहुंचे हैं, नेता भी सारे पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव भी आ गए हैं, अखिलेश जी भी आ गए हैं और ममता बनर्जी की मुलाकात भी हुई है उद्धव ठाकरे जी से। तो यहाँ पे 9 बजे शादी के फेरे की बात की जा रही है, बारात उधर से चल चुकी है, ये सब जो घटनाएं हैं वो सारी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री भी अब तक खबर नहीं है कि वो आ रहे हैं। हालांकि कल वो भी आ रहे हैं महाराष्ट्र, मुंबई आएंगे, मुंबई में टनल का उद्घाटन करना है, उसके बाद से कुछ शिलान्यास करेंगे, कुछ नई नींव रखेंगे, वो सारी चीजें होनी है। तो वेलकम मुंबई जो पीएम के लिए जो बोर्ड लगा हुआ है, वो हालांकि वो एक था कि पता नहीं आ रहे हैं मोदी जी वहां जाने के लिए, लेकिन नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि नहीं आने के पीछे वजह जो है वो राहुल गांधी है, कि राहुल गांधी अगर नहीं आए हैं, गांधी परिवार नहीं आया है, तो मोदी जी पर अक्सर जो आम आदमी भी अब तो कहने लगा है कि खाली राहुल गांधी या विपक्ष के नेता नहीं कह रहे हैं, आम आदमी भी इस बात को जानता है कि ये जो सरकार है अंबानी अडानी के लिए सरकार है। तो अंबानी अडानी की सरकार है, अगर चले गए मोदी जी तो जाहिर है और उनसे बदनामी होगी उससे उनकी। और जो ये जो अभी लोग क्या कहते हैं संविधान हत्या दिवस जो मनाने की घोषणा की है, मेरे मन में तो ये भी सवाल आया कि 2014 में क्यों नहीं घोषणा की। 2014 में घोषणा करनी चाहिए थी। 10 साल किसका इंतजार कर रहे थे, तब तो आप बहुमत में थे और आप लगातार मना लेते। और संविधान को बचाने में या जब इमरजेंसी लगी थी तो आप जो अमित शाह जी है या मोदी जी हैं, ये लोग कहाँ थे, किस जेल में बंद थे, ये भी पूछा जाना चाहिए उनको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं, मैं ज्यादा कुछ ना कहूं अगर इस पर, क्योंकि मैं भी बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था, मुझे लगता है उस समय मैं 6-7 साल का था। लेकिन बहुत सारी कहानियां मैंने सुनी है पिताजी के द्वारा और लोगों के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, सुनील जी जैसे, प्रकाश टंडन जी जैसे लोगों के द्वारा। उसमें यह था कि आम आदमी कहीं परेशान नहीं था। अक्सर जिक्र होता है कि ट्रेनें बहुत टाइम पे चलती थी, नेताओं के लिए जरूर संकट था। तो ये जो इसमें जो लिखा हुआ है संविधान को लेकर के प्रियम्बल में, ये लिखा है कि हम भारत के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, क्या न्याय का संबंध बीजेपी से है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, क्या धर्म और उपासना की स्वतंत्रता रहने दी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, क्या प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। अभी लगातार कई लोग जिक्र करेंगे और किया होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ ये लोग हमलावर रहे, उनके हार जाने के बाद अमेठी में, अभी हार गई स्मृति ईरानी
तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए और हार जीत तो लगी रहती है। तो ये जो है, एक बार फिर से देख लीजिए कि बीजेपी ने ये संविधान हत्या दिवस लगा करके अपना ही चेहरा दिखाया है। संविधान हत्या दिवस पर तो जो संविधान में का जो अगर कह रहे हैं ये इस तरह से, तो जिस तरह से आपातकाल लगाया गया था, आपातकाल को लेकर के सब लोगों ने माफी मांगी। इंदिरा गांधी ने भी कहा कि ये सही नहीं हुआ। हालांकि आपातकाल भी जो लगाया गया था वो संविधान के अनुच्छेद के अनुसार लगाया गया, लेकिन फिर भी गलत था, ये सब लोगों ने माना। बाकायदा आपातकाल पे बच्चों को चैप्टर पढ़ाए गए। योगेंद्र यादव इस पर बड़ा डिटेल बोल चुके हैं, हमारे दर्शकों को पता होगा, मैं भी शायद एक आध बार बोल चुका हूं कि जब ये उस पर लिखने के लिए कहा गया, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे अर्जुन सिंह, और अर्जुन सिंह के पास उनको बुलाया गया कि आइए सुनाइए क्या लिखा है। तो इन लोगों को लगा था कि कुछ शब्द कटवाएंगे, कुछ लाइनें कटवाएंगे अर्जुन सिंह, चूंकि अर्जुन सिंह इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे, मानस पुत्र माने जाते थे। तो लेकिन जब सुना तो अर्जुन सिंह ने कहा बढ़िया तो है, फर्स्ट क्लास, आपको अब इसको छापिए। और योगेंद्र यादव बड़ा खुश हुए थे कि अर्जुन सिंह ने एक शब्द पे आपत्ति नहीं उठाई। तो ये ईमानदारी थी कांग्रेस के नेताओं की। क्या बीजेपी के नेता इस ईमानदारी को जानते हैं, इस ईमानदारी को समझते हैं, ये ईमानदारी व्यवहार में लाते हैं? तो इसका जवाब क्या है, हमारे देश की जनता जान रही है। तो ये जो अंतर है वो दिख रहा है, और ये जितना मिट्टी खोदेंगे ना, पिछले समय का इतिहास बटोरेंगे, इतिहास में इनके लिए कालिख ज्यादा है बनिस्पत इसके कि कांग्रेस पे कालिख पोते। कांग्रेस का इतिहास तो बड़ा सुनहरा है, अगर आपातकाल को हटा दे तो सारे सुनहरे इतिहास है। इनके इतिहास में कहाँ, संविधान को कहाँ मान रहे थे, तिरंगा कहाँ मान रहे थे। जो मनुस्मृति, अभी आज ही की खबर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ लोग शिक्षकों ने मांग की कि मनुस्मृति पढ़ाई जानी चाहिए, उन्होंने मना किया। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है मौजूदा दौर में, उन्होंने कहा कि नहीं, इस मांग को खारिज करते हैं। क्यों खारिज करिए, अभी आपको कर देना था। लेकिन आपको पता है कि अगर मनुस्मृति लागू करेंगे तो जो 2 बैसाखी है वो निकल लेंगे, आपके साथ चले जाएंगे। अब आप बैसाखी के बिना गिर जाओगे, लंगड़े हो आप, क्योंकि आपको बहुमत मिला नहीं है आम आदमी के द्वारा। तो ये सारी जो बातें कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इससे बीजेपी एक्सपोज हो रही है, और बीजेपी जब एक्सपोज हो रही है तो जाहिर है कि उनको खुन्नस हो रही है, और उनको लग रहा है कि जाते जाते हम सब करके जाएं। लेकिन करके जाने से क्या होगा? क्या संविधान हत्या दिवस आम आदमी मनाने को तैयार है, आम आदमी मना रहा है? ये इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल बिल्कुल, संविधान हत्या दिवस और उधर चुनाव में 11 सीटें, एमएलसी का चुनाव महाराष्ट्र का, और उसमें चूंकि ये चुनाव इतना ज़्यादा चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स जो है वो करते हुए हम लोग देख रहे थे। और ख़ासकर ये जो चारों हैं, यानी बीजेपी और सत्तारूढ़ तीनों दल, ये अपने अपने विधायकों को होटल में ले जाकर रखे थे। और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा था कि बीजेपी को और उसके साथियों को, सहयोगियों को अपने विधायकों को होटल में रखना पड़ रहा था। और उसका रिजल्ट, और उसमें से 10 सीटें, 10 में से 9 सीट कहा जा रहा है कि महायुति के पास, और 1 सीट कांग्रेस जीती है। और कांग्रेस के कुछ जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ये सब अभी आने वाले समय में और पता चलेगा। तो ये महाराष्ट्र का हाल है। लेकिन इसी बीच उधर ममता बनर्जी की मुलाकात होती है उद्धव ठाकरे से और शरद पवार से। उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से भी होनी है और अखिलेश यादव से भी होनी है, और एक मिनी मीटिंग कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की वहाँ हो रही है। लेकिन इन सब के बीच इधर एक नोटिफिकेशन आता है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। संविधान हत्या दिवस के रूप में अब सरकार मनाएगी 25 जून को। चलिए, बहुत सारी चीज़ें मनाती रही है। 14 तारीख को, 14 अगस्त को भी ऐसे ही कुछ दिवस मनाया जाता है पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए। ऐसे हार्ड वर्ड्स से और खासकर संविधान के साथ हत्या शब्द को जोड़कर बचना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा ट्वीट है। लेकिन उसके कुछ मुख्य पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर आना चाहता हूं अमलेंदु जी के पास। खड़गे साहब लिख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस ही तो मनाया है। 10 साल में आपने और मनाया क्या? संविधान की हत्या ही तो की है। आपने देश के हर गरीब व वंचित तबके से हर पल
उनका आत्मसम्मान छीना है। और उसमें कैसे छीना है उसका जिक्र इन्होंने किया है कुछ पॉइंट्स में, जैसे मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब करना, उसके अलावा 15 मिनट में, हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध होना, अल्पसंख्यकों पर गैर कानूनी रूप से बुलडोजर चलाना उनके घर पर, मणिपुर की बात इन्होंने रखी है। और उसके अलावा लिखते हैं कि मोदी जी आपको मुंह से संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती, हालांकि आपकी लिखना चाहिए, आपके मुंह से संविधान की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बीजेपी आरएसएस जनसंघ ने संविधान को कभी नहीं माना। क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में संपादकीय में लिखा था कि भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है? और क्या यहां आरएसएस साफ तौर पर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता यानी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के विरोध में और मनुस्मृति के समर्थन में नहीं खड़ी हुई? ये सवाल पूछ रहे हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, नोटबंदी का जिक्र करते हैं, कोविड महामारी का जिक्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 मौजूदा जजों ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, आपकी सरकार की कोर्ट में दखल अंदाजी पर सवाल उठाए थे, इसका जिक्र भी करते हैं। ईडी सीबीआई आरटी का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, 95% विपक्ष के नेताओं पर केस थोपे जा रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं। अन्नदाता किसानों का जिक्र कर रहे हैं, 3 काले कानूनों का जिक्र कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल को जब संसद में थे एक साथ 146 सांसदों को आपने बाहर निकाल करके एक तरफा निकाला, तानाशाही रवैया अपनाया, इसका जिक्र कर रहे हैं। मीडिया को अपना चाटुकार बना लिया आपने, इसका जिक्र कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में आपने घोटाला किया, जबरन कथित करवाकर इसको पारित करवा करके आप लेकर के आए, इसका जिक्र कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों की बात आप कर रहे हैं, नीट और ऐसे परीक्षाओं में जो धांधली हुई है इसका जिक्र कर रहे हैं। आखिरी बात जो लिख रहे हैं वो आप तक लाना चाहता हूं, जो यहां मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि मोदी जी बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है, जिसमें दलितों, आदिवासियों व पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा सके। तभी वो संविधान जैसे पवित्र शब्द के साथ हत्या जैसा शब्द जोड़कर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रही है। ये लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अमलेंदु उपाध्याय जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो बात लिख रहे हैं, संविधान की बात यहां इसलिए जरूरी क्योंकि संविधान की रक्षा के नाम पर ही विपक्ष ने यह पूरा चुनाव लड़ा। अब बीजेपी को यह लग गया है कि नहीं, यहां पर कुछ गड़बड़ है। इस बीच धनंजय जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, जल्दी से धनंजय जी अपनी बात जोड़िए और फिर अमलेंदु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि परिणाम आ गए हैं और जयंत पाटिल हार गए, मिलिंद नार्वेकर जीत गए हैं। तो जो सेकाप के जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट थे जिसको शरद पवार सपोर्ट कर रहे थे, महाविकास आघाड़ी के थे, वो हार गए। मिलिंद नार्वेकर जीत गए शिवसेना के जो थे। तो और ये कहा जा रहा है कि 7 से 8 वोटों की इधर से उधर क्रॉस वोटिंग हुई है, इसमें महाविकास आघाड़ी का ही वोट है, खासे कांग्रेस का वोट है। जी यही कहना चाह रहा था। जी रिजल्ट आ तो गया। मिलिंद नार्वेकर जिनको खड़ा किया गया था शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से, उनकी जीत हुई है। और जयंत पाटिल जिनको खड़ा किया गया था, शेतकारी ग्रुप के हैं, जिनको खड़ा किया गया था शिवसेना शरद पवार गुट से, वो जो हैं वो हार गए हैं। तो इन दोनों के बीच ही मुकाबला था। प्रज्ञा सातव जो बीच कांग्रेस की हैं, उनको 25 वोट, वो जीत गई हैं। और ऐसे इसके अलावा 2 सीटों पर इन्होंने चुनाव शिवसेना जो माफी चाहूँगा एनसीपी जो अजित पवार गुट है, उनके दोनों कैंडिडेट जीत गए, शिवसेना के कैंडिडेट दोनों जीत गए हैं और उधर बीजेपी के कैंडिडेट्स जीत गए हैं। तो वही हुआ है जैसी उम्मीद थी, जो कहा जा रहा था। और यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी को देखना ज़रूरी है कि इनके 6-7 कैंडिडेट क्रॉस वोटिंग करके किधर गए हैं। चलिए, तो ये मामला वहाँ का है, महाराष्ट्र का है। अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि एक तो आज ही फिर नरेंद्र मोदी जी को एक घोषणा कर देनी चाहिए थी कि वो भी लोकतंत्र सेनानी है और लोकतंत्र सेनानी की पेंशन लेंगे अब नरेंद्र मोदी। क्योंकि लोकतंत्र सेनानी की पेंशन उन लोगों को मिलती है जो इमरजेंसी में जेल गए थे, तो मोदी जी ले ले, फिर मोदी जी बताए किस जेल में थे तो उनको मिल जानी चाहिए उसकी पेंशन। नुकसान क्यों कर रहे हैं थोड़ा सा 2-4 हजार रुपए का भी? मोदी वैसे भी गरीब वर्ग से आते हैं, तो 2000 रुपए की उनके लिए बहुत ज्यादा महत्व है, तो उनको ले लेना चाहिए। लेकिन राजीव जी, मसला ये है कि ये जो संविधान हत्या दिवस है, ये भाई अगर अटल जी की सरकार करती जिसमें अडवाणी जी भी शामिल थे, दोनों जेल गए थे इमरजेंसी में, तो समझा जा सकता था कि भाई वो जेल गए थे तो उनको शायद वहाँ
कष्ट सहने पड़े होंगे जेल में, इसलिए वो कर रहे हैं। मोदी जी तो कहीं थे ही नहीं इमरजेंसी में, कहीं आसपास दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़े थे, कहाँ है कहाँ नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल उनका मसला है वो क्या कर रहे हैं, किस दिवस को क्या मनाए, वो कुछ भी दिवस मना सकते हैं और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं इस देश के अंदर पता नहीं है। मोदी जी को खुद पता नहीं होगा कितने दिवस मनाने की अब तक घोषणा कर चुके हैं। एक योग दिवस उनको याद है तो वो मनाते हैं वो योग दिवस, तो वो केवल उनको याद है। कुल मिला के राजीव जी मसला ये है कि जिस तरीके से संविधान का जो मसला था वो चुनाव में बना और उसने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चोट पहुंचाई। ये भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी समीक्षा बैठकें हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि संविधान का मसला जो था वो भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ा है। तो अब ये संविधान का मसला उल्टा पड़ा है और जिस तरीके से तमाम सांसदों ने जो इंडिया गठबंधन के थे उन्होंने संविधान हाथ में लेकर के संसद के अंदर शपथ ग्रहण किया और जब जिस समय शशि थरूर शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय हमारे आसंदी पे बैठे हुए लोकसभा अध्यक्ष थे, उनको बहुत मिर्चें भी लगी कि भाई आप जो है शपथ तो संविधान की ही ले रहे थे, ये कहा उन्होंने। और उसके बाद फिर वो बदला गया, नियम भी किया संविधान, आप शपथ लेते समय कोई नारा आप नहीं लगा सकेंगे, इससे कि वो बदले गए। ये सब जाहिर करता है राजीव जी की भारतीय जनता पार्टी संविधान को लेकर के परेशान है और ये बात अब समझ में आ गई है कि अब ये संविधान बदलने की बातें की नहीं जा सकती हैं क्योंकि जनता ने इसका सबक सिखा दिया है। तो अब किस तरीके से उससे पल्ला छुड़ाया जाए तो इसके लिए ये सब बातें की जा रही है। वरना इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था, किस किसने माफी मांगी थी, कनस्तर भर के जो पत्र थे वो किसने लिखे थे माफीनामे के, ये सारी चीजें आनी चाहिए। आपने जब म्यूजियम बनाया है बहुत सारी उसमें म्यूजियम में चीजें होंगी तो माफीनामे भी उसमें होने चाहिए कि किसने माफी मांगी थी, किन किन शर्तों पर लोग छूटे थे, लेकिन वो सब चीजें नहीं आएंगी। तो कुल मिलाकर के ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी दिवस मना सकते हैं, इनको छूट है कोई सा भी दिवस मनाने की। लेकिन जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गांधी हत्या दिवस भी मनाया जा सकता है क्योंकि आपने उस दिन जो था दो आपने गांधी जी की हत्या वाले दिन ही जो था वो अनिल मसीह ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में जो थी वो लोकतंत्र की हत्या की थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपने 11 सरकारें गिनाई, सुप्रीम कोर्ट को सख्त टिप्पणियां करनी पड़ी और आज राजनीति जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है अरविंद केजरीवाल के मसले में, उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात आई है वो ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी को लेकर के, जो ईडी को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल उठते रहते हैं और संविधान हत्या के तरीके से ईडी को लिए कहा जाता है कि ये भी जो है लोकतंत्र की हत्या करने का भारतीय जनता पार्टी हथियार बन गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ईडी उन सामग्रियों को अनदेखा नहीं कर सकती जो अभियुक्त को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रयोग करते समय इसमें बरामद हुई थी और जो व्यक्ति को निर्दोष साबित करती है। यानी जिस तरीके से कहा गया कि ईडी की तरफ से बार कहा गया था बहस के दौरान कि हमने सवाल लिए लेकिन हमें जो हमारे काम की चीजें थी वो हमने ले ली और इसमें बार सवाल उठे थे कि जो आपने आपके काम की चीज थी वो आपने ले ली लेकिन जो उस व्यक्ति को निर्दोष सिद्ध करनी है वो आपने नहीं ली। यानी कि जो 9 बयान जो थे ममता रेड्डी के उनको आपने नहीं लिया और 10वां बयान आपने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। तो संविधान हत्या दिवस जिस दिन घोषणा की जा रही है राजीव जी, तो क्या इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का आदेश भी कोई कारण है, ये भी समझा सकता है। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिला के राजनीति आगे दिलचस्प होगी। संविधान लगातार चर्चा के केंद्र में रहेगा और संविधान की तरफ आंख उठाने वाले जो राजीव जी उनको जनता बाबा आंख दिखाती रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन इस एक महीने में 2 बड़ी चीज़ें, उधर हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, इन दोनों को, हेमंत सोरेन बाहर है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीबीआई का अगर केस नहीं होता, उनकी गिरफ्त में नहीं होते तो आज वो भी बाहर होते। और यहाँ पर साफ साफ है कि कहीं ना कहीं इस एक महीने में जांच एजेंसियां थोड़ी सी पस्त होती तो नजर आ रही हैं, ये दिखाई दे रहा है। का पॉलिटिकल इस्तेमाल बंद नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। 2019 से 24 का जो पूरा वक्त गुजरा उसमें तो बेतहाशा था, कुछ कमी जरूर आई है और वो झटका जो लगा है 4 जून को, उसके बाद कमी जरूर आई है, लेकिन वो बंद नहीं हुआ है। और ये बंद कराने की जिम्मेदारी जो है अब उनकी है जो कि इसके भुक्तभोगी हैं और जो समर्थन भी दे रहे हैं। दूसरा कि जो संविधान हत्या दिवस जैसी चीजें हैं, देखिए मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इस सरकार में जो भी चीज हो रही है उसमें आधी भागीदारी जो है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की है। उनको जवाब देने पड़ेंगे सारे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो
तमाम लोगों को जेलों में रखना हो, अरविंद केजरीवाल को या तमाम सारे जो एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो प्रेस फ्रीडम के ऊपर कुठाराघात हो, वो सारी जिम्मेदारी अब इन समर्थकों पे भी उतनी ही है जितनी कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की है, क्योंकि अब ये एनडीए सरकार है, ये मोदी सरकार नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि संविधान हत्या दिवस पे चंद्रबाबू नायडू की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि बीजेपी की है। और ये बात अलग है कि जब इमरजेंसी थी तब वो कांग्रेस में थे, खैर, चंद्रबाबू नायडू, और ठीक है, उनका कोई व्यू रहा होगा जो हमारे आपके अभी निगाह में नहीं है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने आज एक बहुत शानदार ट्वीट किया है स्मृति ईरानी को लेकर। अब मेरे ख्याल से किसी भी पब्लिक डिस्कोर्स में पहली बार राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लिखा जी। आमतौर पर वो नाम भी नहीं लिखते इनका, और आज नाम लिखकर कहा है कि उनको जो बुरा भला कहा जा रहा है वो गलत है। सोशल मीडिया पे मकान खाली करने को लेकर उनके ऊपर बहुत तंज कसे गए सोशल मीडिया पे। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि उनको इस तरीके से कहना गलत है। ये बहुत बड़ी लकीर राहुल गांधी ने खींची है जो भारत के राजनीति में कुछ समय से नहीं देखी जा रही थी। ऐसा नहीं कि भारत की राजनीति इससे अनभिज्ञ थी या ये बातें नहीं थी। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज के लिए भेजा था। बहुत सारी ऐसे आपको घटनाएं मिलेंगी, जैसे वीपी सिंह बोफोर्स लेकर चुनाव जीते, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने बोफोर्स का मुद्दा कभी नहीं उठाया जी। कभी राजीव गांधी को भ्रष्ट नहीं कहा उसके बाद उन्होंने। ये लोग इंदिरा गांधी की हत्या हो गई उसके बाद भी इंदिरा गांधी को क्या नहीं क्या कहते। ये राजनीतिक संस्कृति जो है ये बड़ी अजीब सी है देश में। कल ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वहाँ नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, और नेता प्रतिपक्ष और ट्रेजरी बेंचेस के बीच में एक विरोधी है उसका उनकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन एक सम्मान का भाव दिखाई दे रहा था। और हमारी पार्लियामेंट में भी ये था। ये पिछले 10 साल में ये गायब हो गई चीजें। नई संस्कृति आ गई जिसमें कि हत्या जैसा शब्द संविधान के साथ जोड़ना, ये संस्कृति पिछले 10 साल में यहाँ भारत में आई है। और संविधान से किसको दिक्कत है? क्या कह रहे थे दीपेंद्र हुडा जब शपथ ग्रहण चल रहा था और शशि थरूर शपथ लेकर आ रहे थे, तो ओम बिरला जी को बड़ी दिक्कत हो गई थी स्पीकर साहब को संविधान के बारे में बात करने पर, जय संविधान कहने पर। उन्होंने टोक भी दिया कि जय संविधान कहने की क्या जरूरत है। तो जिनको जय संविधान से जिस विचारधारा को दिक्कत है वो ये लेकर आए संविधान की हत्या। संविधान की हत्या कैसे हो सकती है? अभी सुनील जी बता रहे थे, संविधान तो जीवित दस्तावेज है जी। और तो ये जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें राहुल गांधी अकेले एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो उसको वापस लाना चाहते हैं, और स्मृति ईरानी का कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 साल स्मृति ईरानी ने किस तरीके की भाषा सोनिया गांधी के प्रति, संसद के अंदर राहुल गांधी के प्रति न मालूम कितनी बार अपने ट्वीट्स में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपने इंटरव्यूज में बहुत अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया। और राहुल गांधी ने आज पहली बार उनका नाम लिया है, और वो भी ये कहते हुए कि आपको इस तरीके के शब्दों से बचना चाहिए। अपने समर्थकों के लिए कहा। ये तब्दीली जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है भारत की राजनीति में, और यही आप देखिएगा कि आगे जब विधानसभा के चुनाव आएंगे या आगे के चुनाव आएंगे तो दिखाई देगा, क्योंकि वो हताशा संविधान को लेकर मोदी साहब की लगातार दिख रही है।
जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर एक तरफ राहुल गांधी हैं जो मर्यादा बता रहे हैं कि क्या होनी चाहिए, और चाहे वो उसी ढंग से संवैधानिक मर्यादाओं को का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ जो संविधान हत्या दिवस और संविधान बचाओ, इन दोनों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या, सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। संविधान हत्या दिवस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन संविधान बचाओ का जो नारा दिया था विपक्ष ने इस चुनाव के दौरान, क्या संविधान हत्या दिवस उस पर भारी हो सकता है? क्या इसके जरिए नरेंद्र मोदी के ऊपर जो संविधान बदलने का जो एक तमगा चस्पा हो चुका है, जो बात 400 पार, अब की बार 400 पार के नारे के साथ जन जन तक पहुंच चुकी है, और जिस बात के दम पर यहां विपक्ष काफी मजबूत दिखाई देता रहा, उसकी काट है ये? क्या उसको ये इस एक नए दिवस से काट पाएंगे? उसको काटने की यह कोशिश है, लेकिन काट नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि वो या तो ये जो लोग इस तरह के निर्णय कर लेते हैं, उनको इस देश की जनता की मानसिकता नहीं पता। आप इन बातों से आप जो माहौल बनाया है, विपक्ष के नारे से थोड़ा माहौल बन गया कि संविधान खतरे में है। नारा लगाए थोड़ी बात बनती है, लोगों ने इस बात को महसूस किया। अगर लोग ये देख रहे हैं कि आप चुनी हुई सरकारों को गिरा दे रहे हैं, तो क्या आपके बारे में है कि पिछले 10 सालों में, पिछले 10 वर्षों में आपने लोगों को रोजगार देने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, तो क्या मान जाएंगे लोग कि आप आरक्षण देना चाहते हैं? लोग ये देख रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे थे और उसका कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। लोग मान जाएंगे कि नहीं साहब आरक्षण के समर्थक हैं आप? कैसे मान लेंगे? और अगर आप आपातकाल के नाम पर कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि आपातकाल के विरोध में आपने किया क्या है। अगर आप अपने आपातकाल के विरोध में कुछ किया होता तो लोग आपके साथ खड़े होते। आपके साथ तो कोई इस तरह की लिगेसी है नहीं। भाई समाजवादी पार्टी का है तो हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष किया, उनके पार्टी में आज भी कई नेता ऐसे हैं जो इमरजेंसी में जेल गए होंगे। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है, या आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वह आपातकाल के विरोध का लाभ कैसे ले सकती है? अगर उसने संघर्ष किया होता लोग निश्चित रूप से मान जाते। तो न तो आपने आपातकाल के खिलाफ कोई संघर्ष किया, और नहीं जिन बातों के लिए आपातकाल की आलोचना की जाती है उससे बेहतर आपने कोई शासन व्यवस्था देने की कोशिश की। निश्चित रूप से आपातकाल के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जा सकता। जिस किसी दौर में जिस किसी वजह से भी आपातकाल लागू हुआ, उसके बिना पर आपातकाल का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन कम से कम इस आपातकाल का वो लोग लाभ नहीं ले सकते हैं जो कम से कम इसके खिलाफ संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े। अब यह संविधान बचाओ का नारा बीजेपी के खिलाफ चिपक गया, और यह अनायास नहीं चिपका। अगर आप जितने संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका दुरुपयोग करने का प्रयास करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं को आप कमजोर करने की कोशिश करेंगे, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, विपक्षी दलों को काम करने नहीं देंगे, तो कैसे लोग मान जाएंगे कि आप संविधान के समर्थक हैं और लोकतंत्र के समर्थक हैं? और अगर आप लोकतंत्र के मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं और सिद्धांतों के अनुकूल अगर आपका आचरण नहीं है, तो फिर संविधान के समर्थक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमारा संविधान तो लोगों की व्यक्तिगत आजादी को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है। तो क्या आप लोगों की व्यक्तिगत आजादी को सुरक्षित करने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं? और अगर आप नहीं दिख रहे हैं तो फिर कैसे मान लें केवल आप नारा लगा देने से हो जाएगा कि आपने नारा लगा दिया मान जाएंगे? जैसे अभी दीपक जी ने बात कही कि विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा था, क्या हो गया? और अगर आप, बिल्कुल सही है कि अगर आप आपातकाल को लेकर के इतने ही संवेदनशील थे तो 2014 में कर लेते, 2015 में कर लेते, 2016 में कर लेते। सीधे 2014 के बाद आपको 24 में याद आ रहा है। इसलिए कि आप वास्तव में आपको उसका प्रतिकार नहीं करना है, उसके बिना पर आपको एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। आपका नैरेटिव तभी प्रभावकारी हो सकता है जब आप उसके इर्द गिर्द आपकी गतिविधियां रही हो। अगर नहीं है तो आप केवल उसके
दावेदार नहीं हो सकते हैं। और आपका पूरा का पूरा जो तंत्र है वह लोगों की व्यक्तिगत आजादी के खिलाफ है जी। वो लोगों की व्यक्तिगत आजादी को संरक्षित करते हुए नहीं दिखाई पड़ी, अभिव्यक्ति की आजादी को संरक्षित करते हुए नहीं दिखाई पड़ी। क्या लोग नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया का गला घोटा गया है, किस तरीके से मीडिया काम कर रहा है? ये आप इसे बहस करें ना करें, आप कुछ कहे चाहे ना कहें, जो श्रोता है, जो दर्शक है, जो पाठक है, वो तो देख रहा है। और सरकार इससे लोगों को मुक्त करने के लिए कोई प्रयास करती हुई नहीं दिख रही है। तो कैसे आप जो आपके खिलाफ नारा लगा उसका प्रतिकार आप उसके अनुकूल आचरण करके ही इस नारे को खत्म कर सकते थे। इस नारे के बावजूद आपने लोकसभा अध्यक्ष के चयन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई, आपने किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया विपक्ष के नेता के प्रति, विपक्ष के नेता के भाषण के दौरान किस तरह से आपने अवरोध पैदा किए, सत्तारूढ़ दल ने अवरोध पैदा किया। क्या इस देश का नागरिक इस बात को देखा है कि सत्तारूढ़ दल के विरोध के कारण से संसदीय कार्रवाई ठप हो? ये संसदीय इतिहास है क्या? और आप उसके बाद भी आप कहेंगे कि आप संविधान के पोषक हैं। आपका आचरण, आपकी गतिविधियां, आपकी कार्यशैली तो उसके अनुकूल हो, और अगर उसके अनुकूल नहीं है तो आप एक कह देने से संविधान हत्या दिवस का नाम दे देने से नहीं संभव है। बहुत सारे नाम दिए हैं आपने, बहुत सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, किसको जमीन पर आप उतार पाए, किसको लोगों ने स्वीकार कर लिया? सवाल इस बात का है। यह निश्चित रूप से कि यह जो संविधान बचाओ का नारा है विपक्ष का, उसके काट के रूप में, उसके विकल्प के रूप में यह नारा दिया जा रहा है संविधान हत्या दिवस के रूप में। लेकिन ये चलेगा इसलिए नहीं कि एक तो इसको लेकर के आपातकाल के विरोध को लेकर के जो आप संजीदा हुए हैं वो बहुत लंबा समय आपने ले लिया। इतना समय आपको नहीं लेना चाहिए। अगर तत्काल आप सक्रिय हो गए होते, अपने अपने राज्यों में आप इसको लेकर के सक्रिय रहते और उसके अनुकूल आप भाषण करते दिखाई पड़ते। अगर आप मणिपुर की महिलाओं के साथ नहीं खड़े होंगे और उसके बाद कहेंगे कि आप महिलाओं के सम्मान के लिए आप सक्रिय हैं, लोग मान जाएंगे आपको। जो करते हुए आप दिखाई पड़े उसी के अनुकूलता के बारे में लोगों की धारणा बनेगी। है वही जो बात आप कर रहे हैं कि आप संविधान बचाओ के नारे के प्रतिकार के रूप में इस तरह का एजेंडा लाया गया है, लेकिन ये चलेगा नहीं। अपने साथ ये भी हो सकता है उनके अपने समर्थक जो है उसको खुश हो जाएंगे, जो टूट रहे होंगे नहीं जाएंगे कहीं, लेकिन जन सामान्य से प्रभावित हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक बात जो जोड़ रहे थे प्रशांत टंडन जी कि जो कुछ भी चल रहा है इसमें बराबर के भागीदार हैं, सहभागी हैं उधर नीतीश कुमार और इधर चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि उनकी बैसाखियों के सहारे ही ये सरकार चल रही है। अब जो कुछ भी होगा, गलतियां सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, बल्कि गलतियां जो हैं उसके सहभागी होंगे नीतीश कुमार भी और उधर चंद्रबाबू नायडू भी, क्योंकि इन दोनों के दम पर यह सरकार चल रही है। और ऐसे में संविधान बचाओ के नारे को खत्म करने के लिए क्या संविधान हत्या दिवस मनाने की कोशिश है, और क्या यहाँ से अपने, जैसा आप कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी, कि अपने समर्थकों को आप रोक लेंगे, अपने समर्थकों को आप खुश कर लेंगे, लेकिन जो सचमुच जानते हैं, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में और लॉ फैकल्टी के लिए आया कि वहाँ मनुस्मृति का पाठ कराया जाएगा, मनुस्मृति पर की पढ़ाई होगी। हालांकि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये बातें क्यों आती हैं? सुनील शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं, जोड़ रहे हैं? नहीं, हाँ ठीक है। तो धनंजय जी आपके पास आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। धनंजय जी, बहुत सारी बातें हम लोग कर लिए और उसमें महत्वपूर्ण बात, एक महीने में बहुत कुछ बदलता हुआ हम देख रहे हैं, और ऐसे बदलाव में अब ये देखिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात हो, चाहे हेमंत सोरेन की बात हो, कोर्ट में बहुत कुछ है, और कोर्ट से ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं वहां पर बहुत सारे मामले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, और यहां सड़क पे अब किसान भी फिर से आने वाले हैं, ये खबर भी आ रही है। और इन सब के बीच संविधान बचाओ, इसको आप कैसे देखते हैं, आपका नजरिया? देखिए, जो भी इनके सलाहकार हैं ये कहने के लिए कि संविधान हत्या दिवस मनाओ, अब संविधान की अगर हत्या हो गई तो अभी कुछ दिन पहले ही जो एनडीए का नेता चुना जा रहा था, तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस संविधान को माथे पे लगाया था वो कौन था? संविधान की लाश थी या संविधान जीवित था? वो ये सवाल तो उनसे होना चाहिए। और जिस संविधान ने उनको प्रधानमंत्री बनाया
वो कौन संविधान था? संविधान की अगर हत्या हो गई थी तो संविधान क्या नया लिखा गया? क्या जनता पार्टी की जो सरकार आई थी उसने नया संविधान लिखा था? क्या बीजेपी की सरकार आई उसने नया संविधान लिखा? तो संविधान की हत्या कैसे हो गई ये तो कोई बतलाए। हत्या होने का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो एक तो ये कौन उनको शब्द देते हैं? अब देखिए अग्निवीर, जैसे अग्निवीर वाले पे अग्निपथ स्कीम नाम दिया है। अरे अग्निपथ तो तब होगा जब रास्ता सड़क का नाम दे रहे थे। अग्निवीर, वीरता की बात कर रहे हो तो अग्निवीर योजना सही था, अग्निपथ योजना। तो ऐसे तमाम इनके पास ज्यादातर वही लोग हैं जो इनको फंसाते हैं। अभी देखिए अंबानी जी के बेटे की शादी थी, इतना अच्छा समय था आज खुशी की बात होनी चाहिए थी, हत्या की बात कर रहे हैं। ये अंबानी जी को कोई जाके बताए कि ये देखिए किसको आपने पाला था, किसको आपने हवाई जहाज दिया था। आज के दिन तो कोई गलती से हत्या का जिक्र ना करे, कहे कि हाँ ये बड़ा अच्छा दिन है अंबानी जी के बेटे। अब देखिए अब वो जो है अंबानी जी का बेटा जो अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाएगा उस दिन सब पूरा बीजेपी आरएसएस तो मना रहा होगा संविधान हत्या दिवस। तो अब मैरिज दिवस को हत्या दिवस में कन्वर्ट कर रहे हो आप मोदी जी। 25 जून की बात है, 25 जून की बात है। नहीं 25 जून की बात है, लेकिन आज ही तो घोषणा हुई ना। हाँ, नोटिफिकेशन आज ही अमित शाह जी ने आज ही इस बात की घोषणा की सोशल मीडिया पे। 25 जून तो ठीक है, लेकिन इसकी घोषणा आज करने की क्या जरूरत थी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। भाई ये तो दर्ज हो गया ना कि आज की तारीख में जो 12 जुलाई है, जिस दिन मुकेश अंबानी जी की बेटे की शादी थी, इतना बढ़िया फंक्शन चल रहा था, उसी दिन अमित शाह जी ने सोशल मीडिया पे घोषणा की कि संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं हम 25 जून। 25 जून को क्यों नहीं घोषणा की थी? 25 जून को घोषणा करते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ये बेसिकली सच ये है कि ये अब फंस गए हैं, कीचड़ में धंस गए हैं। बताना चाह रहे हैं धनंजय जी कि यहाँ अदानी ऊपर है, अंबानी नीचे है, नरेंद्र मोदी की नजर में, अमित शाह की नजर में। जाहिर है। और जो गए उनको देने के लिए अंबानी जो है शादी का कार्ड, हमें लगता है इस बात से नाराज है ये लोग कि शादी का कार्ड कैसे तुम देने चले गए। तो मतलब हमारे यहाँ माना जाए कि इसीलिए नरेंद्र मोदी नहीं गए इस शादी में, आज उनको रहना चाहिए था वहां शादी में। बिल्कुल बिल्कुल, सब मान लीजिए, क्योंकि इनके सारे कदम ये कहते हैं ना कि जब समय खराब होता है तो हाथी पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो इनको ये सब जो ज्ञान दे रहा है वो कौन ज्ञान दे रहा है? वो अब देखिए ना, अयोध्या वाले प्रसंग पे आप देख लीजिए, अयोध्या वाले प्रसंग पे क्या हुआ, तमाम आलोचनाएं हुई, फाइनली हार भी गया। तो मुझे लग रहा है कि अब हाथी पे कुत्ता काटने वाला इनका समय आ गया है इनको। अच्छा, फिर मैं वापस दोहरा दूं, हालांकि मैं एक बार बोल चुका, प्रशांत भाई बोल चुके, राहुल गांधी ने इतनी बढ़िया टिप्पणी की है स्मृति ईरानी वाले प्रसंग को लेकर के, वो भी इनको छोटा करता है। तो ये अपने छोटेपन से फिर मारे जाएंगे। आप याद कीजिए, जब देश आजाद हुआ था और देश की आजादी का हर जगह जो है जलवा था और सब देश की आजादी का उत्सव मना रहे थे, आरएसएस शोक मना रहा था। ये जो विभाजन विभीषिका दिवस जो मना रहे हैं, कौन सी तारीख? विभाजन विभीषिका दिवस का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता को आप खारिज करते हो। विभाजन विभीषिका है, विभीषिका को कोई मनाता है, कोई याद करता है? अगर किसी अपने पिता की भी मृत्यु को याद करता तो पुण्य तिथि बोलता है कि हमारे पिताजी चले गए, स्वर्ग पधार गए, उस दिन स्वर्ग सिधारे, इसलिए विभीषिका दिवस कोई मनाता है। वैसे ही तो इनके कौन सलाहकार हैं? हत्या, विभीषिका, ऐसे वर्ड आप सही कह रहे। थोड़ा मैं भी अब आपकी बातों को गौर से सुन रहा हूं तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ, ये क्या चल रहा है, विभीषिका, हत्या, आप ऐसे शब्दों का दिवस मनाने जा रहे हैं। और वो इसकी वजह क्या है? इनके दिमाग में सिर्फ नकारात्मक बातें चलती है, दूसरे को कैसे परेशान किया जाए। अब देखिए, देश को खत्म कर दिया इन्होंने, इस देश के नागरिकों को खत्म कर दिया इन्होंने, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये हिंदू धर्म को खत्म कर दिया। हिंदू धर्म इतना बदनाम कभी नहीं हुआ था जितना ये पूरा जो आरएसएस ने किया। आरएसएस ने क्या किया? हर जगह आज इतने बाबाओं की भीड़ है। बाबाओं की भीड़ किसने पसारी? बाबाओं की भीड़ इसी ने पसारी। अब मस्जिद में जाकर के आपको जो है रामलला की मूर्ति विराजमान करने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो बाबरी मस्जिद को ढहाया गया वो न्याय संगत नहीं था, गलत था। तो सब दाग तो आप लगवा रहे हो, लेकिन आप, मुझे बार बार एक और बात कहूं राजीव भाई, एक फिल्म आई थी विरासत, आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी? अनिल कपूर उसमें हीरो थे, और जो है तब्बू हीरोइन थी, पूजा बत्रा थी, अमरीश पुरी थे। उनका, अमरीश पुरी का एक छोटा भाई भी था, छोटे भाई का बेटा था जो विलेन था। एकदम हमको बड़े भाई और छोटे भाई की कहानी ये दिखाई पड़ती है कि ये जो भी करते हैं उसमें वही दिखाई पड़ता है कि बड़े भाई को सम्मान मिल रहा है,
छोटा भाई बार बार वही काम करता है जिससे लात मिले, उसको बदनामी मिले, खानदान बदनाम हो। ये जितने आरएसएस के प्रोजेक्ट होते हैं सब बदनामी लेकर के आते हैं। कश्मीर में जो किया है इन्होंने वो बदनामी, कश्मीर में क्या किया, मणिपुर में क्या हुआ, कोई जगह है जहां शांति रहने दी इन्होंने? अब जो आप ये समझिए, एक और मैं बात कह दूं लास्ट, कि ये जो कहते हैं हिंदुओं की बात करते हैं और हिंदुओं में भेद नहीं था, फलाना नहीं था, मुसलमानों ने ये कर दिया, ये मुझे बताइए कि अस्पृश्य किसने बनाया था? ये दलित किसने शब्द गढ़ा था? मतलब अछूत है ये किसने गढ़ा था? शूद्र किसने गढ़ा था? मैं ब्राह्मण हूं किसने गढ़ा था? ये वैश्य है किसने गढ़ा था? क्या मुसलमानों ने गढ़ा था? तो आप एक बड़े देश की बड़ी आबादी को शूद्र कह करके या छूत कह करके जो किनारे किए हुए थे वो हिंदू नहीं थे? किसने हिंदू से अलग किया? तो ये तमाम इनकी पूरी विचारधारा जो कि मनुस्मृति से संचालित है, मनुस्मृति को क्यों लागू करने से डर गए? क्योंकि इनको पता है कि घटिया किताब है, इनको पता है कि इनके दिमाग में जो घटिया चल रहा है वो इनके बेटे ही कल को, उनके बेटे का मन बदल जाएगा, इनको गालियां देंगे। क्योंकि इनको इनका आखिर जो है वही होना है, लिखिए, इनका आखिर वही होना है कि इनको चूंकि सत्य के रास्ते अगर आप नहीं चलोगे, विलेन वाले रास्ते पे चलोगे, तो विलेन का फाइनली हासिल क्या होता है? रावण का हासिल क्या हुआ? ये रावण वाली गति को प्राप्त होने वाले हैं। जी जी जी, प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी प्रशांत जी। मैं सिर्फ एक ही बात धनंजय जी की बात पे जोड़ रहा हूँ कि आप देखिए, जो आप भी बात कह रहे थे कि हत्या, विभीषिका मुझको गाली दी, मुझे मारेंगे, मैं चौराहे पे खड़ा कर दो, जिस चौराहे पे खड़ा करना। तो ये दिमाग में आप देखिए कि कितनी हिंसा भरी हुई है, और ये मनोवैज्ञानिक समस्या है। एक और भी वो भी यहाँ याद करना चाहिए जब हम वो लिस्ट यहाँ ला रहे हैं, तो वोट ऐसे दबाना जैसे कि उसे फांसी पे चढ़ा रहे हो, फांसी पे चढ़ा रहे हो। तो ये पूरा जो शब्दावली है, ये दिमाग में ये बताता है कि इनके दिमाग में हिंसा भरी हुई है, और ये मनोवैज्ञानिक समस्या है। मनोवैज्ञानिकों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये समस्या एक आम इंसान की नहीं है। हमारे आपके दिमाग में इतनी हिंसक शब्दावली हर बार नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि ये इस पे ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार की हिंसक विचारधारा जो है वो इनके दिमाग में आ रही है। और मेरा तो सत्संग करें, अच्छे लोगों के बीच उठे बैठे विपासना करें, कुछ करें, इसका इलाज करें। साइकियाट्रिस्ट के बीच जाना चाहिए, ये आप सही कह रहे हैं। थोड़ा ऐसे डॉक्टरों के बीच जाकर थोड़ा सा इलाज होना चाहिए। धनंजय जी भी कुछ जोड़ रहे हैं। तो अच्छे लोगों की संगत तब करेंगे जब किसी को अच्छा मानेंगे। इनको तो लगता है मुझसे अच्छा कोई नहीं। अभी तक किसी ने कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं अवतार हूं, तो इनको तो लगता है कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो संगति किससे करेंगे? डॉक्टर दीपक पाचपोर जी मुस्कुरा रहे हैं। जरा डॉक्टर साहब, नाम से पहले डॉक्टर है, आप पीएचडी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डॉक्टरी का गुण तो है ही आप में, मैं जानता हूं। और ये जो कुछ चल रहा है ये बहुत कहें तो गंभीर मसला है जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भले थोड़ा लोगों को लग रहा होगा हम लाइट मूड में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर है। उस हिसाब से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे देखा जाए इस पूरे मसले को, जहां विभीषिका, हत्या, फांसी और ऐसे शब्दावली को गढ़ के और ऐसी बातें रखी जा रही हों जनता के बीच, और आप दिवस मनाने, आधिकारिक तौर पर दिवस मनाने, आप सोचिए नोटिफिकेशन है और उसमें संविधान हत्या दिवस। अरे भाई, संविधान कुछ भी लिख देते, कम से कम इस शब्द से तो बचने की कोशिश करते। जी राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले भी जैसे विभीषिका वाला जो मामला था, विभाजन विभीषिका दिवस, ये भी नोटिफाई हुआ था, ये भी गजट हुआ था, ये बाकायदे। जी जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से दरअसल ये एक हीन भावना है। अगर इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष अगर हम ये देखें, होता यह है कि आप अपने कामों को जस्टिफाई करने के लिए, आपको ये तो पता चल गया है कि हम संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, लोग जानने लग गए हैं कि आपने जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में जो शासन किया है वो पूरा का पूरा संविधान विरोधी है। तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, जैसे यही होता है कि आप ट्रैफिक पुलिस किसी को रोकता है, कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो तुरंत दिखाएगा कि देखिए साहब, वो भी तो बिना हेलमेट के जा रहा है, वो कार भी तो बिना रेड लाइट को पार करके गई है, आप मेरा ही चालान काट रहे हैं।
तो अपने अपने दूसरे कामों को जस्टिफाई करने के लिए ये जो है भारतीय जनता पार्टी ये एक आड़ ढूंढ रही है, ये जस्टिफाई करने का कोई कारण ढूंढ रही है। वरना आप पिछले कुछ समय की सारी चीजें देखिए, हम सब जानते हैं कि आपने संविधान विरोधी ही काम किया है। चलिए फिर भी बहुत पुरानी बातों को छोड़ दिया जाए। जैसे आपने कहा कि भाई विपक्ष मुक्त हम भारत बनाएंगे, हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो क्या ये संविधान के पक्ष में है? कौन सा संविधान आपको इस चीज के लिए अलाउ करता है कि आप पूरे के पूरे विपक्ष को ही आप मुक्त कर दें? उसके बाद बुलडोजर की आप नीति लेके आए। बुलडोजर तो है वो तो संविधान छोड़िए, वो सामान्य जो दंड संहिता है उसका भी पालन नहीं करता। हमारे देश के जो कानून है उसमें भी बुलडोजर की इजाजत नहीं है, लेकिन आप उसको भी पालन कर रहे हैं। लेकिन मुझे हाल ही में देखिए इस चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम 4 या 5 ऐसे लोग जरूर सामने आए। अरुण गोविल हो गए, ज्योति मिर्धा हो गए, लल्लू सिंह हो गए, उसके बाद 1-2 और थे। उन्होंने तो ये कहा कि हमको संविधान बदलना है। आपका अगर संविधान के प्रति इतना ही प्रेम था, इतना ही आपका प्यार उमड़ रहा है, तो आपको सबसे पहले उन लोगों को आपको हटाना चाहिए था, या आपको नोटिस देनी चाहिए थी कि भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं। जैसे अनंत हेगड़े से इसकी शुरुआत हुई थी, आपको तो उन लोगों को पार्टी से हटा देना चाहिए था, क्योंकि आपका संविधान के प्रति इतना प्रेम है। अंतिम बात मैं ही कहूंगा राजू जी कि ये रणनीतिक रूप से भी गलती है। ऐसे कि आप पिछले 10 वर्षों में आप देखिए कि जब भी इस प्रकार से कोई भी नफरत फैलाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो सारा का सारा उल्टा पड़ा है। अगर हम यहीं से शुरुआत करें कि आपने सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति लगाई, तो उसके पीछे कारण ये था कि सरदार पटेल के प्रति आपका कोई अनुराग नहीं है। आप नेहरू जी को छोटा बनाने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में जो है, जो आज की जनरेशन भूल चुकी थी नेहरू का योगदान, वो सारी की सारी बातें सामने आ गई। यहां तक कि आपने योग दिवस मनाया और पहले ही योग दिवस के बाद ये बात बहुत खुल के सामने आ गई कि स्वयं मोदी जो है वो प्रैक्टिशनर नहीं है योग के। वो नेहरू जी की तस्वीरें आने लगी कि नेहरू जी शीर्षासन कर रहे हैं, बड़े परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद आप विवेकानंद की आपने जब बात कही तो ये बात सामने आ गई कि विवेकानंद तो जिस हिंदुत्व के बारे में जैसा वो सोचते थे, सनातन के बारे में जैसा सोचते थे, उसके ठीक विपरीत आपका आचरण है। विवेकानंद के जो विचार थे हिंदुत्व को लेके, धर्म को लेके, अध्यात्म को लेके, वो बहुत उदार थे। उसके बाद आप ऐसे बहुत सारे हैं। आप भगत सिंह की जब आपने बात की तो भगत सिंह के बारे में आ गया है। नेताजी के बारे में आपने कहा कि नेहरू जी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो लोगों ने बताया भाई नेहरू जी ने तो उनका केस लड़ा था लाल किले में, जो नेहरू आजाद हिंद फौज के लोगों के खिलाफ जो अंग्रेजों ने केस किए थे, मुकदमे दायर किए थे। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो सामने आता जा रहा है। यहां तक कि जब विभाजन विभीषिका दिवस आपने मनाया तो उस समय भी बातें सामने आ गई कि उसमें आपका ही सबसे बड़ा योगदान था विभाजन करने के। इस देश को विभाजित करने में एक बड़ा योगदान जो था वो भारतीय जनता पार्टी जैसे जिस विचारधारा की है, आरएसएस की भी उसमें भूमिका थी। ये सारी बातें जो है लगातार सामने आती गई हैं। अब होगा ये कि आपने देखिए, आपने जैसे ही संविधान के बारे में जो आपने आज नोटिफाई किया, गजट में लाया, तमाम तरह के ट्वीट सामने आ गए और आपके पिछले 10 साल के सारे कारनामे हैं वो लोगों ने सामने रख दिए कि आपने पिछले 10 सालों में संविधान का कितना पालन किया है, और हम और आप भी उसी बात की चर्चा कर रहे हैं। अगर आज आप ये दिवस नहीं मनाने की घोषणा करते तो आज शायद हम इसके बारे में बात नहीं करते रहते। तो मुझे लगता है रणनीतिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी भूल कर रही है। आप तमाम जो भी चीजें लेके सामने आते हैं वो आपके ही खिलाफ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये बातें और चलेंगी, लोगों को पता चल जाएगा कि संविधान को कौन का पालन कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और संविधान बचाओ का नारा बुलंद करने वाला विपक्ष जो है आज भी आगे खड़ा दिखाई देता है। भले नरेंद्र मोदी संविधान 25 जून 1975 को जो देश पर इमरजेंसी लागू देश में की गई थी, उस इमरजेंसी के उस दिवस को अब संविधान हत्या दिवस मना ले, लेकिन संविधान बचाओ का नारा यहाँ बुलंद हो चुका है। और यही नारा आगे भी बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आज संविधान है और संविधान को बचाने की जो कोशिश है इस देश के हर नागरिक, हर भारतीय के ऊपर है। इसलिए भी ये जरूरी है कि ये नारा बुलंद होता रहेगा। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, विपक्ष को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि जो बात डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे थे कि आपके ही नेता कह रहे थे कि 400 पार सीटें दीजिए ताकि हम इस संविधान को बदल पाएं, और उसके अलावा आप मनुस्मृति को बार बार सामने लाते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं शंका जो है, आशंका जो है वो ज्यादा और मजबूत होती है। चलिए खैर, इस कार्यक्रम
कार्यक्रम को समाप्त करूं। बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे थे इस चर्चा में। कल राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और वहां महाराष्ट्र वारी यात्रा में और पंढरपुर, और उसके अलावा बहुत कुछ और भी है। महाराष्ट्र अभी सेंटर पॉइंट में है, लेकिन देश की राजनीति की तरफ अगर बढ़ें तो दिल्ली जो है वो, और उसमें भी नरेंद्र मोदी, वो बहुत परेशान नजर आएंगे, आपको दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, सुनील शुक्ला जी, धनंजय जी, प्रशांत टंडन जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों के विचार लगातार पढ़ रहा था मैं, और संविधान को लेकर, संविधान बचाओ को लेकर जो आप लोगों के विचार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विचार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के। और गोपाल नागर साहब लिख रहे हैं, जो औरत प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा सकती है उसके लिए ऐसे छोटे मोटे शादी का निमंत्रण क्या चीज है। मुकेश अंबानी ने सोचा होगा कि वो राहुल गांधी को अपना नाम संसद में लेने से रोक देंगे, ये करके, पर ऐसा नहीं हुआ। यासीन अंसारी साहब हैं, उमर अली साहब हैं, और कुलदीप सिंह साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर लमचोचा जो हैं, इनकी अलग ही कहानी चलती है, और एक नहीं, बाकी लोग एक बार अपने कमेंट को लिखते हैं, ये 36 बार अपने कमेंट को लिखते हैं और सोचते हैं कि वही अपनी बात को किसी भी ढंग से यहाँ रख करके और जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है डॉक्टर लमचोचा जी। और उमर